हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। मैं अक्षय शर्मा। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी जर्नी क्लास ट्वेल्थ की। सबसे पहला जो सबसे आसान अलजेब्रा का क्लास ट्वेल्थ का चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस, वहाँ से हम शुरू करने वाले हैं। तो इसके अंदर हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, बेसिक बेसिक बातें करेंगे, उससे रिलेटेड छोटे छोटे से क्वेश्चन भी करने वाले हैं। तो बिल्कुल आज आप यहाँ पर से पूरा लेक्चर देख लोगे तो मैट्रिसेस में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैट्रिसेस क्या होते हैं आराम से नींद में ही बता पाओगे, ठीक है। नींद में मतलब पूछेगा तो कोई। उसके बाद मैट्रिक्स के टाइप पढ़ेंगे और उनसे रिलेटेड कुछ कुछ बेसिक बेसिक क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखो यहाँ पर से सबसे पहले हम यही पढ़ेंगे मैट्रिसेस क्या होते हैं, है ना। उसके बाद उसकी मैट्रिक्स के टाइप पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड बातें करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बात, सबसे पहली चीज तो ये सवाल आ रहा है, ये मैट्रिक्स क्या है। सबसे पहला सवाल आता है हमारे पास कि सर ये मैट्रिक्स जो है वो क्या है। देखो मैट्रिक्स जो है, मैट्रिक्स का आप नाम पढ़ते थोड़ी फीलिंग आनी चाहिए। मैट्रिक्स आपने मूवी में देखी होगी। मैट्रिक्स इज लाइक क्यूब, है ना, ऐसा सोचो। अब क्यूब मतलब क्यूब तो 3D में हो गया। आपसे मैं कह रहा हूँ उसको क्यूब को जब इधर से देखोगे तो 2D जैसा नहीं दिखेगा वो। बस वही चीज है अपने आप में। अब मैं आता हूँ मैथमेटिकल डेफिनेशन पर। मैट्रिक्स क्या चीज है, तो मान लो ये जो है आपके पास डेटा है, इधर उधर फैला पड़ा है डेटा। समझे बेटा, क्या है ये डेटा। अब ये डेटा जो है इट कैन बी एनी नंबर, रियल और कॉम्प्लेक्स, कोई भी डेटा हो सकता है, ठीक है। इस डेटा को, फैले हुए डेटा को मैंने कचरे को थोड़ा समेटा और समेट कर मैंने उसको ऐसे लिख दिया, ऐसे इस तरीके से लिख दिया। तो ये देखो सुंदर लग रहा है ना, टेबल जैसा नहीं लग रहा, टेबल जैसा। ध्यान से देखो, ये रोज हैं, ये क्या है आपके कॉलम्स है, और हर एक जो डेटा है आपका उसको ऐसे ही नहीं बैठाया, उसको बैठाया रो और कॉलम के इंटरसेक्शन के ऊपर। तो मैट्रिक्स क्या हुआ, मैट्रिक्स इज बेसिकली रिप्रेजेंट करने का तरीका, समझे, लिखने का तरीका। यानी ये डेटा जो है ऐसे एक फैला पड़ा था, इसको मैंने एक अच्छे से ढंग से लिख दिया है। बस वो लिखने का तरीका होता है, और लिखने का तरीका भी कैसा होता है। तो मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। कैसे अरेंजमेंट है, सही है, रेक्टेंगल जैसा ही लग रहा है आपको, ध्यान से देखो, लेंथ और ब्रेथ। तो मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है जिसमें आप यहाँ पर से एलिमेंट्स को लिखते हो ब्रैकेट के फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम, ठीक है। आ गई बात समझ में। तो ये जो आपके पास लिखे पड़े हैं इनको आप बोलते हो एलिमेंट्स। मैट्रिक्स के अंदर हम एनसीईआरटी के हिसाब से बड़े ब्रैकेट लगाते हैं, वैसे आपको कई बुकों में ऐसे स्मॉल वाले भी मिलेंगे, तो हम तो बड़े ब्रैकेट लगाते हैं। और जो ये है आपकी रो है और ये आपकी रो है, तो रो कितनी भी हो सकती है, कॉलम कितने भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है आपका यहाँ पर से किस पर, साइज के ऊपर। समझे नहीं समझे, साइज का मतलब क्या है सर, ठीक है, धीरे धीरे आराम से बात समझेंगे। तो पहली चीज तो मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट होता है, रोज और कॉलम के फॉर्म में होता है। एलिमेंट्स को हम रोज और कॉलम के इंटरसेक्शन में लिखते हैं। ये चीज क्लियर हो गई। अब मान लो कि भाई ठीक है, ठीक है, कुछ कबर्ड जैसा नहीं लग रहा आपका, ये अलमारी जैसा नहीं लग रहा। अब आपको मान लो कि किसी को बताना है कि मैट्रिक्स तो बना लिया मैंने, मैट्रिक्स बन गया है। अब मैट्रिक्स किसी को बताना है कि मेरा मैट्रिक्स इतना बड़ा बना है, उसके अंदर इतने एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो वो सब क्या चीजें होंगी, ठीक है। तो कुल मिला के आ जाते हैं आगे। तो सबसे पहला किताबी डेफिनेशन की बात कर लेता हूँ, तो समझ में आ गया मैट्रिक्स क्या होगा। तो यहाँ पर से इट इज द ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे। एरे का मतलब क्या होता है, एरे का मतलब होता है आपका अरेंजमेंट, है ना। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एरे आता है। एरे का मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट किसका, नंबर का। वो रियल भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, और रोज और कॉलम के फॉर्म में लिखा होगा, ब्रैकेट के फॉर्म में लिखा होगा, ठीक है। नंबर रियल और कॉम्प्लेक्स होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, एंट्री या फिर एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। यानी कि ये जो अपने पास लिखे पड़े हैं 1 to 10x माइनस एन एक्स 0 log x, ये आपके सारे के सारे एंट्री बोल सकते हो मैट्रिक्स की, या फिर क्या बोल सकते हो आप इसको, एलिमेंट्स। उसके बाद ऐसे मान लो मैट्रिक्स लिख दिया। अब ये मैट्रिक्स को आपको किसी को बताना है कि भैया मेरा फलाना मैट्रिक्स है, ढिकाना मैट्रिक्स है, तो इसको एक नाम तो दोगे। तो मैट्रिक्स को नाम हम कैसे देते हैं, हम नाम देते हैं इसका कोई ना कोई कैपिटल लेटर से। जैसे सेट होते हैं ना, सेट के अंदर होते हैं, तो कैपिटल लेटर से आप मैट्रिक्स को डिनोट कर देते हो। इट कैन बी ए बी सी डी, ए बी सी डी एक्स वाई जेड, कुछ भी हो सकता है। तो जर्नली ऐसा नहीं है कि आपको फोर्स करा जाता है नहीं कैपिटल लेटर ही यूज करो, जनरली हम लोग कैपिटल लेटर से यूज करते हैं नाम देने के लिए, समझे, ठीक है। आ जाओ आगे बात करते हैं। तो अब आता है, मैंने आपको बोला ना कि भाई यहाँ पर से आप कैसे बताओगे कि भैया मेरा मैट्रिक्स इतना बड़ा बना है, मेरा मैट्रिक्स में इतनी रोज है, इतनी कॉलम है, तो कैसे बताओगे। तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स या फिर साइज ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। तो सोचो आप लोग कैसे बताओगे। तो सिंपल सी चीज है कि मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स तो आ रहे हैं, लेकिन आपको अरेंजमेंट कैसे करे हो, रोज और कॉलम है। तो हमारा जो ऑर्डर आता है ना, वो बेसिक सी बात है कि इसका मतलब उसके अंदर आप ये तो बताओगे किसी दोस्त को कि भैया
मेरे दोस्त को बता रहे हो, दोस्त से क्या बोल रहे हो कि उसके अंदर इतनी रोज है और इतनी कॉलम है, तो मैं पहले रोज का ही नाम ले रहा हूँ, तो इसका मतलब आप यही तो बताओगे कि ऑर्डर और साइज में मतलब कितनी तो रोज है ना। नंबर ऑफ रोज बताओगे और क्या बताओगे, नंबर ऑफ कॉलम्स, यही तो बताओगे। लेकिन क्या होता है कि स्टैंडर्ड एक तरीका होता है कि ठीक है आप बताओ, वो समझ जाएगा कि इतनी रोज और इतनी कॉलम है, तो हम लिखते कैसे हैं इसको, तो हम नंबर ऑफ रोज को क्रॉस कर देते हैं किससे, नंबर ऑफ कॉलम से। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मान लो कि अपने मैट्रिक्स में अगर एम नंबर ऑफ रोज है ना, एम नंबर ऑफ रोज है और कॉलम्स कितने एन है, तो हमारा जो मैट्रिक्स है या उसका साइज होगा या ऑर्डर होगा तो क्या होगा, एम क्रॉस एन। सर सर क्या क्या क्या, इसको रीड कैसे करते हैं ना, ये लिख तो दिया लेकिन आपको रीड कैसे करना है, इसको रीड करते हैं बेटा यहाँ पर से, इसको रीड कैसे करते हैं यहाँ पर से, इसको रीड करते हैं एम क्रॉस एन, एम क्रॉस एन या फिर एम बाय एन, एम क्रॉस एन या फिर एम बाय एन। तो पहले हम रोज लिखेंगे, रूल है, उसके बाद क्या लिखते हैं, कॉलम्स की संख्या और बीच में लगा देते हैं क्रॉस। तो उसको रीड कैसे करते हैं, एम क्रॉस एन और एम बाई एन। अब जल्दी से यहाँ पर से मैंने कुछ एग्जांपल ले रखे हैं, इनका ऑर्डर निकालते हैं। ठीक है, अब ऑर्डर को लिखते कहाँ है, तो यहाँ पर लिख देते हैं कॉर्नर के ऊपर। तो मुझे बताओ कितनी रोज है, 2 रोज। ठीक है, और कॉलम्स कितने आ रहे हैं, 1 2 3, तो 2 क्रॉस 3 कितने हो गए, 2 क्रॉस 3। इसका ऑर्डर क्या आएगा, 1 2 3 रोज है और इसके कॉलम्स कितने आ रहे हैं, 2। ठीक है, तो कॉलम्स तो सबका पता होगा, वर्टिकल कॉलम होते हैं और हॉरिजॉन्टल क्या होते हैं, रोज होते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर से 3 बाय 3, इसके अंदर 3 रोज है और 3 क्या आ गए हैं, कॉलम। ठीक है, अच्छा जी, अब मैं आपसे पूछूं छोटी सी बात, मेरे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने का भी कोई तरीका है क्या, मतलब एक मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं वो कैसे पता चलेगा, तो वो भी तो बताओगे ना। जैसे मान लो मैट्रिक्स आपको फॉर्म करना है, तो आप मेन तो दो ही बात बताओगे कि इतनी तो रोज इतनी कॉलम और कितने उसमें एलिमेंट आ रहे हैं। तो यानी कि हमारे पास जो ऑर्डर है, क्या उससे आप लोग रेट कर पा रहे हो कि उसमें एलिमेंट्स कितने आएंगे। तो देखो इसमें कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 है, तो क्या 3 × 2 6 बन रहा है। इसमें भी कितने हैं, 6, तो 3 × 2 क्या 6 बन रहा है क्या। इसमें कितने एलिमेंट है, 9 आ रहे हैं, 3 3 जा कितना आ रहा है, 9। इसका मतलब मुझे समझ में आ गया कि नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना, जो भी आपका ऑर्डर होता है, जैसे कि अगर मैं एम क्रॉस एन ले रहा हूँ ऑर्डर, तो इसका मतलब उसमें एलिमेंट्स कितनी आएंगी, एम एन। यानी एग्जाम्पल के लिए अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स आ जाता है, एक मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर कितना है, जिसका ऑर्डर है हमारे पास कितना, 4 × 2, तो इसके अंदर कितने एलिमेंट्स आएंगे, 8। कितने एलिमेंट्स आएंगे सर, 8 एलिमेंट्स आएंगे। तो इसका मतलब हमें क्या क्या समझ में आ गया, मैट्रिक्स क्या होता है, रेक्टेंगुलर array of number, it can be real or complex, arranged in the form of rows and column and written in bracket form। उसके कैपिटल लेटर से डिनोट किए जाते हैं मैट्रिक्स के नाम को। ठीक है, उसके बाद जो भी एलिमेंट्स आपके रखे जाएंगे ना, वो रोज और कॉलम के इंटरसेक्शन पे रखे जाएंगे, ऐसे नहीं कहीं भी आप रख दोगे। ठीक है, आ गया। उसके बाद उसका साइज ऑर्डर क्या होता है, तो हमारे पास रोज क्रॉस कॉलम करा देंगे। ठीक है, कितने एलिमेंट्स होंगे, तो रोज और कॉलम को क्या कर दोगे, आप मल्टीप्लाई कर दोगे। आओ आगे बात करते हैं, अब इस पर क्वेश्चन आएगा अपने पास। तो एक मैट्रिक्स जो है, ठीक है, एक जो मैट्रिक्स है उसके पास टोटल एलिमेंट दे रखे कितने, 12। तो बताओ उसके पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, अब सोचो आप यहाँ पर से 12 तो उसमें एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो ऑर्डर तो 12 मिल गया मुझे, नहीं ऑर्डर 12 नहीं मिला, एलिमेंट्स 12 मिल गए हैं, तो उसका ऑर्डर क्या क्या हो सकता है। ठीक है, अब आप सोचो कि पहली चीज, तो अगर आपसे कोई इंसान कह रहा है, कोई दोस्त है आपसे कह रहा है, स्मार्ट बन रहा है, ज्यादा शाना बन रहा है, कि मेरा एक मैट्रिक्स है उसके अंदर 2.5 रोज आ रही है। अब बताओ 2.5 रोज रोज हो सकती है क्या, रोज आपकी क्या होगी, 1 2 3 4, परफेक्ट हो सकता है कोई नंबर, परफेक्ट मतलब 1 2 3 4 मतलब नेचुरल नंबर हो सकता है। 2.5 नेगेटिव में रोज नहीं होंगी, फ्रैक्शनल में कोई भी रोज नहीं होंगी। रोज और कॉलम जो भी रहेगा, कम से कम एक रो एक कॉलम तो रहेगा ना, तो उसका मतलब एक नेचुरल नंबर होगा। तो यानी कि रोज और कॉलम अपने आप में नेचुरल नंबर होने वाली है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, कभी भी फ्रैक्शनल नेगेटिव नंबर इस तरह के आपके रोज और कॉलम की संख्या नहीं होने वाली। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि एक में 12 एलिमेंट है, तो आप मुझे बताओ अभी हमने क्या सीखा कि नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे निकलते हैं, रोज और कॉलम को क्रॉस करा दो, यानी कि आपको यहाँ पर से 12 लेके आना है, तो दो नेचुरल नंबर के प्रोडक्ट करने के बाद 12 आना चाहिए। तो ऐसे आपको सोचना पड़ेगा, तो कितने प्रकार से आप लिख सकते हो, कितने ऐसे ऑर्डर पेयर बन सकते हैं, वो वाली आप चीज बात कर लेते हैं। तो 12 लाना है आपको ना, 12 एलिमेंट्स आएंगे, तो सोचो 12 अगर मैं करूंगा तो कैसे कैसे बन सकता है। मैं कहता हूँ 12 × 1, 12 रोज और एक कॉलम। और क्या बन सकता है, 6 × 2 बन सकता है। और क्या बन सकता है,
4 into 3 बन सकता है, और बाकी उल्टा कर दो। तो हमारे पास यही तो ऑर्डर आ सकते हैं, क्योंकि इनका सबका मल्टीप्लाई कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। तो कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6, 6 आपके मैट्रिक्स फॉर्म हो सकते हैं, याद रखना, ठीक है। आ गई बात समझ में। मेनली कहने का मतलब ये है कि फैक्टर्स कर रहे जा रहे हैं हम, फैक्टर्स एक तरह से। इवन आप काउंट भी कर सकते हो ना, कोई जर्नल बना के फॉर्मूला, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। अब आता है हमारे पास जर्नल मैट्रिक्स, ठीक है। मैट्रिक्स समझ में आ गया, मैट्रिक्स हमको समझ में आ गया। अब मैट्रिक्स में रोज और कॉलम मैंने आपको बताया कि भाई 2 है, 3 है, 4 है। अब मुझे नहीं पता कितने, तो हमने जनरल मैट्रिक्स ले लिया क्या, ऑर्डर बाई एन। क्योंकि देखो अब आप यहाँ पर सोचो, जनरल मैट्रिक्स को ऑब्जर्व करते हैं कि उसके एलिमेंट्स का नाम क्या होगा, किस तरीके से आप बनाओगे, तो वो सब चीज़ अब यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। जनरल मैट्रिक्स का मतलब जैसे जनरल फॉर्म होती है ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, अलग अलग एक्सप्रेशन की जनरल फॉर्म होती है, ऐसे मैट्रिक्स का जनरल स्ट्रक्चर ये लिखा। तो आप ध्यान से देखो, इसमें एम बाई एन लिखा पड़ा है, यानी कि एम तो रोज आ रही है, यानी आपके पास यहाँ पर से 1 2 3 ऐसे चलते चलते कितनी रोज आ रही है, एम रोज आ रही है। और इसमें कॉलम कितने आएंगे, तो कॉलम अपने पास कितने आएंगे, कॉलम एन आएंगे। तो 1 2 3 ऐसे करते करते कितने आ गए, एन आ गए। तो आपको मैंने अभी बताया कि हर एक जो मैट्रिक्स होगा ना यहाँ पर से, उसका जो एलिमेंट है ना वो रोज और कॉलम के इंटरसेक्शन पे होगा। तो सोचो यहाँ पर से पहला और पहला, ठीक है। उसके बाद पहली और दूसरी, तो A12, फिर इसको ऐसे लिखेंगे तो पहली रो और उसके बाद कॉलम तीसरा, तो A13। ध्यान से दिख रहा है आपको इधर। तो कुल मिला के आपको रोज और कॉलम के इंटरसेक्शन से एलिमेंट की लोकेशन बतानी है। जैसे मान लो कि मैं कहूंगा ना कि ये एलिमेंट है, मैट्रिक्स बनाया आपने, तो ये एलिमेंट कौन सा है, कैसे बताओगे। तो उसकी लोकेशन आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास एक जर्नल एलिमेंट होना चाहिए, जर्नल मैट्रिक्स होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इस बड़े सारे कचरे को, क्योंकि मैथ्स के अंदर इतनी सब चीज़ें लिखते ही नहीं है, तो हम इस चीज़ को कैसे लिख देते हैं, हम इस चीज़ को ऐसे लिख देते हैं कि मैट्रिक्स ऐसा, और इसको लिख देते हैं AIG, ठीक है। और इधर एम क्रॉस एन तो चलेंगे। तो AIJ है ना, AIJ क्या कर दिया, क्योंकि यहाँ पर देखो आंसर देखो, सब स्क्रिप्ट में इनकी वैल्यूज बदलती जा रही है ना, लगातार 2 1 2 2 2 3। तो बस वही चीज़ है, क्योंकि बदल रही है, तो मैंने I और J लिख दिया। क्या लिख दिया, I और J। अब I और J की वैल्यू क्या हो सकती है, तो आप खुद बताओ कि I और J की वैल्यू इधर से देखो। I की वैल्यू 1 से स्टार्ट होकर लास्ट कहाँ तक जा रही है, M तक, और J की वैल्यू 1 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जा रही है, N तक। यानी कि हमको ये समझ में आ गया कि सर I जो है ना, I ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके किसको, रोज की संख्या को, है ना। और J रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके कॉलम की संख्या को, ठीक है। आ गई बात समझ में। अब आई और जे की वैल्यू क्या होगी, तो मैंने आपको बताया रोज और कॉलम जो है अपने आप में कोई ना कोई नेचुरल नंबर होगा, यानी आई बिलोंग्स टू कैपिटल एन बोल दूं, और जे बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, कैपिटल एन, है ना। अब आई और जे की वैल्यू कम से कम कितनी होगी, क्योंकि कम से कम रोज की संख्या क्या होगी, 1 से स्टार्ट होगा, और लास्ट कहाँ तक जाएगा, जो भी आपका मैक्सिमम ऑर्डर में रोज होगी, तो यानी इधर क्या लिख दूं, एम। और जे की वैल्यू क्या होगी, वही 1 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाएगी, जितने भी आपके कॉलम्स होंगे, यानी एन तक जाएंगे। तो थोड़ा याद रखना, ठीक है। अब आप यहाँ पर से कोई सा एलिमेंट लिख सकते हैं, है ना, आई जे की वैल्यू से। तो ये कोई एक जर्नल मैट्रिक्स है जिसका ए है, तो इसका मतलब आप आपसे सोच सकते हो, इसको पूरे को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, AIJ M क्रॉस एन। तो आज के बाद याद रखना, ये जो चीज है ये बेसिक सी बात है, ये लिखा पड़ा है, ठीक है। अब एम और एन की वैल्यू मान लो, आप थोड़ी देर के लिए एक बना देते हैं, एग्जाम्पल ले लो एक छोटा सा। मान लो कि मैंने यहाँ से एम क्रॉस एन को रिप्लेस करा दिया किससे, 2 क्रॉस 3 से। तो अब आप क्या इसको मैट्रिक्स को जनरल मैट्रिक्स बना सकते हो, लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम बेसिक सी बात है, एलिमेंट जो होते हैं ना हमारे, एलिमेंट मैट्रिक्स के एलिमेंट को हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, देखो। और नाम को किससे करते हैं, कैपिटल से। तो स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, जनरली। अब ये कैपिटल है तो इसमें स्मॉल ले लिया, कैपिटल बी होता तो स्मॉल भी ले लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि बी है तो आपको डी लेना पड़ेगा, सब ये तो लिखने का तरीका है, स्टैंडर्ड चीजें है ना, ठीक है। तो एम क्रॉस एन से बनाते हैं पहले मैट्रिक्स, देखो। तो एक मैट्रिक्स है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें 2 तो रोज आएंगी, है ना, और 3 के आने वाले हैं कॉलम, यानी कि 3 कॉलम आएंगे, 2 रोज आएंगे, ठीक है। तो जनरली मैट्रिक्स है, अब इसका नाम मैं दे देता हूँ, वही ए दे देता हूँ। तो अब फटाफट से बता दो लोकेशन कैसे आएगी, तो पहली रो पहला कॉलम, उसके बाद कॉलम 3 आएंगे, तो A12, फिर आएगा कितना, A13। उसके बाद A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, फिर आ जाएगा A23।
हो गए अपने सारे एलिमेंट, 3 गुणा 2 कर लो 6 आ जाएंगे। तो 2 रोज हो गई और 3 क्या हो गए, कॉलम हो गए। सही है अपने पास। तो एलिमेंट्स की लोकेशन अब आप ए आई जे से डिपेंड कर सकते हो। आई और जे की वैल्यू डिपेंड करेगी किसके ऊपर, ऑर्डर के ऊपर। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब आपके पास आ गया क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट करना है आपको मैट्रिक्स। क्या है, कितना ऑर्डर है इसका, 2 क्रॉस 3। तो मैट्रिक्स बना देंगे, उसके अंदर के जो एलिमेंट है वो आपको दे रखा है ऐसा, ए आई जे बराबर करके। ठीक है, ए आई जे बराबर मोड ऑफ आई माइनस जे अपॉन में 2। तो यानी कि मेरे पास आई और जे की वैल्यू जो है आपकी 2 क्रॉस 3 तक जाएगी। तो फटाफट से बना दें इसको। तो देखो अपना जो एलिमेंट बनेगा 2 क्रॉस 3 का बनेगा, यानी वही चीज़ है, A11 A12 A13, फिर A21 A22 A23। हो गया हमारा 2 क्रॉस 3 का। अब आप एलिमेंट निकाल लो। तो सबसे पहले A11 निकाल लो। A11 कितना आएगा, A11 निकाल लो। तो A11 का मतलब है आई और जे की वैल्यू 1 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे डाल देते हैं 1 - 1, 0 का मोल करेंगे तो 0 अपॉन पे कितना आ जाएगा, 0। उसके बाद A12 आएगा कितना, A12 कितना आएगा, देखो 1 और 2 आई जी की वैल्यू, तो 1 - 2, -1 का मोड करेंगे तो कितना आएगा, फिर से कितना आएगा, 1/2। उसके बाद A13 कितना जाएगा, A13 कितना आएगा, 1 - 3, तो -2 का मोड करेंगे कितना जाएगा, 2, 2 कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, आ गया समझ में। ठीक है, उसके बाद आएगा आपका A21 कितना जाएगा, A21 आएगा हमारे पास 2 - 1, वही 1/2। फिर आएगा A22, ये कितना जाएगा, A22 मतलब 2 - 2, मोड 0, 0/2, 0। उसके बाद A23, ये कितना जाएगा, 23, तो 2 - 3, -1 का मोड लेंगे तो कितना जाएगा, 1/2। तो मोड से आपके सारी वैल्यूज पॉजिटिव आएंगे तो आपका मैट्रिक्स तैयार हो गया। तो मैट्रिक्स हमारा रख देते हैं वैल्यू। मैट्रिक्स के अंदर 0 1/2 1 1/2 0 और अगली क्या है आपकी लास्ट 1/2। ये आपका मैट्रिक्स हो गया कितना, तैयार। ठीक है, ओके। चलो आगे बात करते हैं। तो फिर से एक मैट्रिक्स है, 3 क्रॉस 2 का बनाना है इस बार, लेकिन इस बार थोड़ा सा स्टाइल का क्वेश्चन दे दिया। ए आई जे बराबर सिग्नम ऑफ आई माइनस, सिग्नम क्या था, सिग्नम का मतलब सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन हमारे पास क्लास 11th में आते हैं। फंक्शंस के हमने ग्राफ पढ़े, उनके डोमेन रेंज डिस्कशन करिए 11th क्लास के अंदर। ठीक है, तो सिग्नम फंक्शन बताता हूँ पहले आपको क्या था। सिग्नम फंक्शन की डेफिनेशन क्या थी, सिग्नम ऑफ एक्स। सर इसकी डेफिनेशन थी कुछ ऐसी, कैसी डेफिनेशन है, तो डेफिनेशन हमारे पास कैसी है कि मोड एक्स अपॉन में एक्स, और दूसरा था एक्स 0। तो मोड एक्स अपॉन एक्स कब आता है, जब एक्स नॉट इक्वल टू क्या होता है, 0। और 0 कब आएगा, जब एक्स की वैल्यू कितनी जाएगी, 0। तो ये हमारे पास थी इसकी स्टाइलिश डेफिनेशन। बाकी आप जब मोड को स्प्लिट करते हो, मोड को स्प्लिट कब करेंगे, इसके क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा, जब अंदर की वैल्यू क्या बनती, 0। क्योंकि मोड को ये पता करना है, जैसे मान लो मैंने मोड देखा, ये आपके पास कुछ भी मोड है, तो मोड के अंदर की वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, उस पर डिपेंड करेगा कि आपका आंसर क्या आएगा। अब मान लो कि मैंने पूछा आपसे भाई मोड ऑफ, जैसे मैंने पूछा आपसे इधर मोड ऑफ -1 कितना होता है और मोड ऑफ 1 कितना होता है। तो अगर मोड को पता है अंदर नेगेटिव है, तो वो आंसर तो क्या देगा आपको, हमेशा देता है पॉजिटिव, ये आपको याद होगा। लेकिन आता कैसे है, तो मोड के अंदर पॉजिटिव, इसको पता है पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव दे देगा। लेकिन अगर नेगेटिव है ना, तो ये पॉजिटिव तो बनाएगा, पर ये कहता है कि जो इंसान नेगेटिव है उसको इतना नेगेटिव दो कि वो पॉजिटिव बन जाए। यानी कि इसको, ये बेसिक सी बात है, नेगेटिव को नेगेटिव देता है तब जाके क्या बनता है, पॉजिटिव। ठीक है, और पॉजिटिव को पॉजिटिव देता है तो पॉजिटिव ही रहता है। यानी कि मोड को अंदर पता होना चाहिए कि वो कैसी वैल्यू है। अब यहाँ पर से दिक्कत ये आ रही, एक्स है, एक्स की वैल्यू कैसी है पता नहीं, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। इसलिए हम मोड को ओपन करते हैं कि मोड को पता चल जाए कि अंदर वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव। तो 0 पर कोई साइन ही नहीं होता, इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो 0 के राइट हैंड साइड में जब चलते हैं नंबर लाइन पे, तो वो कैसा हो जाता है, पॉजिटिव, और पीछे की तरफ आएंगे तो क्या बन जाता है, नेगेटिव। इसलिए आप इसको थोड़ा सा ओपन कर सकते हो। जैसे ही मैं मोड को ओपन करूंगा, तो अंदर की वैल्यू या तो पॉजिटिव हो सकती है, ठीक है, या क्या हो सकती है, नेगेटिव। और 0 पर आपको पता ही है, 0 कोई अलग क्यों है, क्योंकि नीचे 0 आते हैं, नॉट डिफाइन बन जाएगा। तो अगर x पॉजिटिव है तो मोड आपका कैसे खोलेगा, पॉजिटिव x, यानी x अपॉन x कितना हो जाएगा, 1। और अगर 0 है तो 0 आएगा, और x लेस देन 0, तो यहाँ पे से -x अपॉन x खुलेगा, तो क्या आंसर आएगा, माइनस। तो हमारे पास ये बन गया आपका मोड की
सिंपल सी सिग्नम की डेफिनेशन है। तो इसका जो ग्राफ था हमारे पास, ग्राफ कैसा था याद करो, इसका ग्राफ कैसा था। चलो ऐसे ही बनाते हैं। देखो इसका ग्राफ कैसा था समझते हैं। तो इसका ग्राफ ऐसा था, ये देखो। तो यहाँ पर से x की वैल्यू 0 पर आउटपुट आता है 0, ठीक है। उसके बाद अगर मैंने x की वैल्यू पॉजिटिव दी तो उस पर वैल्यू कैसे आएगी आपकी 1, और -1 आएगी आपके नीचे की तरफ, ठीक है। तो x की वैल्यू पॉजिटिव है तो आपकी 1 आएगी, पर 1 पर वाइट डॉट लगा रहा हूँ क्योंकि 1 नहीं आ रहा, 1 से x की वैल्यू पॉजिटिव पे आपका क्या आएगा हमेशा 1। उसके बाद 0 से छोटे पर कैसा आएगा, 0 से छोटे पर आएगा आपका -1। तो यानी 0 पर 0 नहीं आ रहा तो वाइट डॉट लगा दो, और ये आपका बोल्ड डॉट आएगा 0। तो ये आपका ग्राफ था किसका, सिग्नम का। बेसिक सी बात ये है कि जब भी वैल्यू पॉजिटिव हो गई है तो हमेशा सिग्नम रिटर्न करता है आपका 1, और जब 0 होती है तो रिटर्न करता है 0, और जब नेगेटिव आपकी एक्स की वैल्यू नेगेटिव होगी तो रिटर्न करेगा आपकी नेगेटिव है। बस ये चीज़ है। तो सिग्नम को अंदर क्या मिल रहा है, अगर वो पता चल जाए ना तो वो रिटर्न करेगा आपको कोई ना कोई वैल्यू। अगर सिग्नम के अंदर की वैल्यू आपकी पॉजिटिव है तो आपका 1 आएगा, 0 है तो आपका 0 आएगा, और नेगेटिव बनती सिग्नम के अंदर वैल्यू तो आपको -1 रिटर्न कर देता है। अब कुल मिला के अंदर की वैल्यू डिपेंड करेगी i माइनस जे के ऊपर। अब हमारा जो मैट्रिक्स है, जनरल मैट्रिक्स क्या है देखो, 3x2 का है। 3x2, 3x2 का मतलब यहाँ पर से कितने रोज आएंगे, 3 रोज आएंगे और 2 कॉलम है। तो एक बार जनरली लिख दूं मैं इसको, a बराबर में 2 कॉलम, A12, A21, A22, A31 और A32। बस ये बन गया हमारे पास। अब आई और जे की वैल्यू इसमें खिलाते जाओ, आंसर आ जाएगा। तो आई और जे की वैल्यू क्या है, ए आई जे, सिग्नम ऑफ आई माइनस जे। तो जब हमारे पास A11 आएगा तो A11 मतलब 1 -1 0, तो सिग्नम के अंदर 0 गया तो इसका आंसर क्या आएगा, सिग्नम में 0 जाता है तो क्या रिटर्न करता है वो आपको 0। तो हमारा पहला एलिमेंट क्या आ गया, पहले एलिमेंट आ गया हमारा सर 0, ठीक है। उसके बाद जब 1 2 आएगा तो आई और जे की वैल्यू 1 2 बनेगी, तो 1 -2 कितना हो गया, -1। तो सिग्नम के अंदर जब नेगेटिव जाएगा तो सिग्नम क्या रिटर्न करता है आपका, नेगेटिव जाते ही क्या रिटर्न करेगा हमेशा -1। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, -1। उसके बाद जब A21 आएगा तो 2 -1 पॉजिटिव आएगा 1, और 1 पॉजिटिव है तो 1 पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव करते ही रिटर्न करेगा वो आपको 1। उसके बाद 2 2 2 2 -2 0, तो सिग्नम में 0 जाएगा तो कैसा आएगा 0। उसके बाद अगला है 3 1, 3 -1 2, सिग्नम में 2 मतलब पॉजिटिव जा रहा है सिग्नम के अंदर, तो आंसर कितना आएगा आपका +1। उसके बाद 3 2, 3 -2 फिर से पॉजिटिव, तो कितना आंसर आएगा आपका 1। तो ये इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आजकल 12th के अंदर हमारे पास ऐसे मिक्स करके बना रहे हैं, 11th के कॉन्सेप्ट को डाल के कुछ ना कुछ नया बना रहे हैं। ओके, चलो अगले में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स कैन बी फॉर्म्ड ऑफ ऑर्डर 3x3, यानी कि 3x3 के कितने मैट्रिक्स बन सकते हैं। 3x3 का मतलब है उसमें कितने एलिमेंट्स हो गए, 3x3 मतलब 9 एलिमेंट्स हो गए, जिसमें वो कह रहा है कि कितने एंट्री होंगे उसमें, इधर 0 और 1, मतलब कि आपकी एक एक एलिमेंट जो है ना वो 9 एलिमेंट्स में से हर एक एलिमेंट या तो 0 हो सकता है, क्या हो सकता है 1 हो सकता है, ठीक है। तो ये पी एंड सी का क्वेश्चन है। पी एंड सी वो भी 11th क्लास में आता है। तो आ गया ना, पी एंड सी को कंबाइन करके बना दिया मैट्रिक्स का क्वेश्चन। चलो तो कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे। तो पहली चीज तो लगाओ इसमें खाली डब्बा भर लेते हैं। 3x3 का मतलब है 3x3, ये आपके बना दो ऐसे डब्बे डब्बे, हो गया 3x3। अब यहाँ पर से कह रहा है कि हर एक एंट्री 0 या 1 आ सकता है, इधर भी 0 1 आ सकता है, 0 या 1, 0 या 1 ऐसे कर करके आपके पास चॉइसेस रहती है। अब आपको हर एक एलिमेंट को बैठाना है, तो हर प्लेस पे कितने एलिमेंट है, तो पीएनसी का लगा दो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, है ना। क्या लगा दो, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो हर एक, जैसे मान लो ये वाली सीट है एक तरह से, है ना, फिलिंग द वैकेंट प्लेसेस वाला कॉन्सेप्ट है पीएनसी का। तो इसके लिए मेरे पास कितनी चॉइस है, हमारे पास 2 चॉइस है। इसके लिए भी कितनी चॉइस है, 2 चॉइस है। हर एक सीट के लिए कितने चॉइसेस है, 2। तो जब मैं फिलिंग करूंगा तो आप बोलोगे सर पहली सीट के लिए कितनी चॉइस है, 2, है ना। या तो 0 या 1, तो या का मतलब होता है प्लस करना, है ना। या का मतलब क्या होता है, प्लस करना, और बोलते हैं इंग्लिश में। तो 0 या 1 मतलब इसके लिए कितनी चॉइस होगी, 2। इसके लिए भी कितनी, 2। तो 0 और 1 2 चॉइस, एंड देन दूसरे को किससे कितने चॉइस है, 2।
एंड देन इसके पास कितनी चॉइस है, एंड का मतलब होता है अपना मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल जिसमें आप मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद एंड देन, फिर एंड देन, एंड देन, ऐसे करते करते कितने आ जाएंगे, टोटल कितने एलिमेंट है आपके पास, 9 एलिमेंट आ रहे हैं, तो 9 एलिमेंट आ रहे हैं तो 9 कितने आएंगे, 3 3 6 7 8 और ये 9, तो 2 की पावर 9 आपको पता होगा कितना होता है, 512 इसका आंसर होगा। तो पी एंड सी का क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे फॉर्मेशन वाले क्वेश्चन आजकल काफी अच्छे बन रहे हैं। इसमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएंगे, जैसे आ गए कितने सिमेट्रिक बनेंगे, कितने स्क्यू सिमेट्रिक बनेंगे, है ना, कितने एलिमेंट्स होंगे डायगोनल में, जो जीरो बनेंगे, नीचे जीरो बनेंगे लोअर ट्रायंगुलर अपर ट्रायंगुलर में, वो सब चीजें आएंगी आगे। तो फाइनली अब आ गए हम यहाँ पर से मैट्रिक्स के टाइप्स के ऊपर। तो मैट्रिक्स का क्लासिफिकेशन करेंगे, लेकिन अब तक हम क्या समझ चुके हैं कि मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स एक क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन होता है इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम, ओके, रिटन इन ब्रैकेट फॉर्म। उसका जनरल मैट्रिक्स हमने देख लिया, मैट्रिक्स का साइज क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है, वो हमने समझ लिया है। तो अब यहाँ पर से जो मैट्रिक्स का क्या कर रहे हैं हम, क्लासिफिकेशन करेंगे। तो क्लासिफिकेशन मेनली किस बात पे हो रहा है, तो देखो आप कह सकते हो कि जो हमारे यहाँ पर से ऑर्डर होगा ना, ऑर्डर यानी कि कुल मिला के मैं आपसे बोल सकता हूँ रोज और कॉलम, है ना, मैट्रिक्स के क्लासिफिकेशन में सबसे मेन जो रोल प्ले करेगा वो होगा आपका क्या, उसके रोज और कॉलम या फिर एलिमेंट, क्योंकि हमने इन्हीं बात पे चर्चा की, रोज कॉलम, है ना, एलिमेंट्स, इसके बारे में चर्चा करते आ रहे हैं अभी तक। तो इसमें जो आपके पास ऑर्डर में मांगे चलूंगा वो जर्नली में मांगे चलूंगा एम क्रॉस एन, उसके रेस्पेक्ट में बात करेंगे, एम रोज और एन कॉलम्स, ओके। सबसे पहला नाम क्या आ रहा है, पहला नाम है रो मैट्रिक्स, रोना ना, रोना नहीं है, मैट्रिक्स का नाम क्या है, रो है। तो रो मैट्रिक्स मैं समझा दूंगा, लेकिन उससे पहले आप एग्जांपल देख लो, एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा इसकी डेफिनेशन क्या होगी। तो यहाँ पर से आप ध्यान से देखो कि सर इसके अंदर ये जो मैट्रिक्स है, अभी मुझे पता नहीं क्या है, तो ये अगर रो मैट्रिक्स है तो इसके अंदर ध्यान से देखो 1 2 3, रो तो एक आ रही है और कॉलम कितने आ रही है, 3, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, 1 क्रॉस 3, यानी कि नाम में रो है, इसका मतलब इसमें कितनी रो आएगी, सर इसके अंदर ओनली 1 रो आती है, ठीक है, रो एक आएगी, बाकी कॉलम कितने भी हो सकते हैं, एक रो होगी बाकी कॉलम कितने भी हो सकते हैं। तो यानी कि एक बात समझ में आ गई कि राम में रो है तो वो मैट्रिक्स रो जैसा दिखेगा, एक ही तो रो आएगी इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं इसका ऑर्डर क्या होगा, तो आप ऑर्डर बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हो कि 1 क्रॉस में क्या होगा, एन, एन क्या हो सकता है आपका, कॉलम्स कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। और अगर मैं आपसे पूछ लूं कि एलिमेंट्स कितने आएंगे इसमें ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आएंगे, तो हमने पढ़ा था एलिमेंट्स का नंबर कैसे निकलता है, जो आपका ऑर्डर है उसको क्या कर दो आप, क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख दो। तो यहाँ पर से 1 क्रॉस एन होगा, तो एक तरह से एन ही तो आएगा, एन मतलब हमारे पास जितनी भी यहाँ पर से कॉलम होंगी, जितनी भी हमारे यहाँ पर से कॉलम्स होंगी, अरे एक सेकेंड, जितनी भी हमारे यहाँ पर क्या होंगी, कॉलम्स की संख्या होगी ना, उतने ही आपके क्या मिलेंगे, आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिलेंगे, ठीक है। अब दूसरा आ रहा है कॉलम मैट्रिक्स। तो खुद बताओ कॉलम मैट्रिक्स क्या होगा, नाम में कॉलम है, तो जो मैट्रिक्स दूर से देखा तो कैसा लगा, कॉलम जैसा लगा, कैसा लगा, कॉलम जैसा। तो इसका अगर मैं आपसे पूछूं ऑर्डर क्या होगा, तो सर आप बोलोगे इसमें 3 रो आ रही हैं और कॉलम कितने आ रहे हैं, एक, यानी कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर ओनली 1 क्या होता है, 1 कॉलम होता है, एक कॉलम होगा, ठीक है। और यहाँ पर से अगर पूछूं आपसे इसका ऑर्डर बताओ सर इसका ऑर्डर क्या होगा, तो आप यहाँ पर से एम ले लो या एन ले लो, तो मैं यहाँ पर से बाय डिफॉल्ट n क्रॉस 1 लिख दूं, एक कॉलम हो गया, ठीक है। अब आपसे पूछूं कि इसके अंदर एलिमेंट्स कितने आएंगे, तो एलिमेंट्स कितने आएंगे, जितनी यहाँ पर से क्या होंगी, रो होंगी, तो यहाँ पर जितनी भी रो होंगी ना उतनी ही आपके क्या आ जाएंगे, एलिमेंट की संख्या हो जाएगी। ध्यान रखना छोटी सी चीज़ है, क्योंकि आपको घुमा सकता है ना, कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एलिमेंट्स रोज के बराबर है, समझ जाना कौन सा मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एलिमेंट्स क्या है, कॉलम्स की संख्या के बराबर, समझ जाओ कौन सा मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स है। आगे बात समझ में, ठीक है। अब यहाँ पर से लास्ट आपका यहाँ पर है तीसरा नंबर का, इस पेज के ऊपर है ना, तीसरा नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स में नाम भी समझ में आया, नल, है ना। तो नल जो था उसका दूसरा नाम क्या हो सकता है हमारा, ये नल का नाम हो सकता है वॉइड बोल दो इसको, या फिर क्या बोल सकते हैं, एम्प्टी। नाम से ही हमको समझ में आ गया कि सर ये तो खाली खाली है। खाली खाली का मतलब क्या आएगा, सारे एलिमेंट्स क्या होंगे इसके, जीरो। जब एक मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट जीरो जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, नल मैट्रिक्स, वॉइड मैट्रिक्स और एम्प्टी मैट्रिक्स। तो इसको आप कुछ भी नाम दे सकते हो, लेकिन इधर हम क्या नाम देते हैं, कैपिटल ओ। नल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, कैपिटल ओ से। इसके बाद इसका ऑर्डर कितना आएगा, 2 रो 3 कॉलम, तो 2 क्रॉस 3 इसको लिख सकते हैं। आगे बात समझ में। तो ये छोटे छोटे, पहला था रो, दूसरा कॉलम, तीसरा नल। छोटी छोटी बातों को अच्छे समझना, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये चीज ध्यान रखना। नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पर से, अगला हमारा है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। तो देखो नाम से पता, हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है, हॉरिजॉन्टल मतलब लेटा हुआ।
तो अब दूर से देखा था कैसा लगा दूर से देखा तो इसको कैसा लग रहा है, ये साफ लग रहा है ना, लेटा पड़ा है, एकदम लेटा पड़ा है। लेटा पड़ा है तो अगर मैं आपसे पूछूं इसका ऑर्डर बता दो, लेटी हुई चीज का ऑर्डर बताओ, तो ऑर्डर क्या आएगा, इसका ऑर्डर आएगा यहाँ पर से 2 रोज और कॉलम्स कितनी आएंगे इसके अंदर, 1 2 3। तो आप ध्यान से देखोगे जब भी ये ऐसा लेटा हुआ बनेगा तो उसके अंदर 100% एक कंडीशन ये आएगी कि हमारे पास जो नंबर ऑफ रोज होंगी ना, नंबर ऑफ रोज हमेशा लेस देन होगी नंबर ऑफ किससे, कॉलम से। सही है कि नहीं, बताओ भाई, सही है ना। रोज की संख्या जब भी कॉलम से रहेगी कम तो हमेशा आपका मैट्रिक्स लेटा हुआ बनेगा। लेटे हुए मैट्रिक्स को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। ठीक है, उसके बाद अगर मैं आपसे बोलूं, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि हम लोग m बाई n ले रहे हैं, तो m आपके क्या हो गए, रोज, और n क्या हो गए, कॉलम्स। तो यानी कि m लेस देन m अगर ये हो गया तो आपका कैसा मैट्रिक्स है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। अब अगला है इसी का उल्टा वर्टिकल, तो देख लो ये भी, ये ऐसे था, ये दूर से देखा तो कैसा लगा, खड़ा है ऐसे के ना। तो यहाँ पर से वर्टिकल मैट्रिक्स जो है इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर आप देखो कितने, 1 2 3, 3 तो इसमें आ गए हैं क्या, रोज, और 2 क्या आ रहे हैं इसके अंदर, कॉलम। तो यानी कि अगर मेरा एक मैट्रिक्स जो है क्या बनेगा, ये वर्टिकल मैट्रिक्स कब होगा, जब नंबर ऑफ रोज जो होंगी ना हमारे पास वो ज्यादा होंगे किससे, कॉलम से। नंबर ऑफ रोज क्या होगी, कॉलम से ज्यादा, ज्यादा करना है, कम नहीं, ज्यादा। ठीक है, तो ये रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको पिक्चराइज करके देखना है दिमाग में, तो अपने आप याद आ जाएंगे। ठीक है, तो यानी कि अगर मैं बोलूँ कि m और n की बात चल रही है तो m ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, इसमें तो कम था, इसमें क्या था आपका, ज्यादा आएंगे रोज, या फिर कह सकते हो कॉलम्स कम हो जाएंगे, उल्टा अगर बोलोगे तो। उसके बाद हमारे पास आ रहा है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, तो इन दोनों का मिक्स है, ध्यान से देखो, इसमें हॉरिजॉन्टल भी आ गया, वर्टिकल भी आ गया, मतलब कि रोज और कॉलम में जो रिश्ता आ रहा है उन दोनों को मिला के लिखोगे ना तो अपने आप क्या बन जाएगा, आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगा। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इज बेसिकली जब रोज और कॉलम आपके बराबर नहीं होते, अनइक्वल होते, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो ध्यान से देख लो इसका ऑर्डर कितना आएगा, है ना, 2 कितना क्रॉस 3, इसका कितना आएगा, 3 क्रॉस 2। तो इनके अंदर याद रखना कि नंबर ऑफ रोज जो होगी ना हमारे पास वो कॉलम से क्या होगी, नंबर ऑफ कॉलम से हमेशा अनइक्वल होगी। तब आपका यहां पर से क्या बनेगा, तब हमारा बन जाएगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, याद रखना। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। तो अब आ गया हमारे पास एक बढ़िया सा प्यारा सा क्वेश्चन। कैसा क्वेश्चन आ गया, बढ़िया सा प्यारा सा क्वेश्चन, पढ़ते हैं। ए आपके पास क्या है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स सुनते ही आ गया, है ना, क्या क्या आ गया, याद आ गया, और क्या आ गया। ठीक है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स सुनते ही हमको याद आ गया कि रोज की संख्या कॉलम से क्या होती है, कम। ठीक है सर, अच्छा उसके अंदर रोज बता रखे हैं कितने, अरे रोज बता रखे हैं कितने, एक्स स्क्वायर, और कॉलम्स कितने बता रखे हैं, इतने। ठीक है, तो पूछ रहा हूँ एक्स की वैल्यू क्या होगी, है ना, ध्यान से करना है ना, ध्यान से। तो पहली चीज तो इतना बड़ा हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स सुनते ही मेरे को याद आ गई, क्या याद आ गई, मुझे मुझे याद आ गई कि अगर ए आपका हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है तो हमें याद है कि हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स जो होता है सर, वो तो जब होता है जब नंबर ऑफ रोज क्या होगी आपकी, कॉलम से कम होती है ना, कम होगी जब भी तो बनेगा आपका हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, हमको ये चीज समझ में आ गई। तो रोज की संख्या कितनी है सर, हमारे पास रोज आ रही है एक्स स्क्वायर, फिर लेस देन कॉलम्स कितनी आ गई, 5x-4। ठीक, अब आपको क्या करना है, इनइक्वलिटी और ऊपर से क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटी है, इसको सोल्व करना पड़ेगा। तो इसको इधर बुलाओ, कैसे करेंगे, देखो आ जाओ। तो 11th क्लास में बेसिक बातें तो आ ही जाती है। तो -5x प्लस में क्या हो गया, 4<0। तो पहली चीज तो इनइक्वालिटी को सोल्व करने वक्त याद रखना, क्या याद रखना है कि इसको सब कुछ को इधर बुलाओ, उधर जीरो बनाते हैं। ठीक है, अब इसको सोल्व करने के देखो, एक तो वेवी कर मेथड आता है आपका डायरेक्टली, और एक बिना वेवी कर के भी आप सोच सकते हो ना। तो पहले मैं बिना वेवी कर ऑब्जर्व करेंगे, उसके बाद वेवी कर से देख लेंगे। ठीक है, क्योंकि क्या है, वेवी कर मेथड एनसीईआरटी सीबीएसई अलाउ नहीं करती, तो आप करोगे तो आपके नंबर कट जाएंगे, इसलिए स्टेप मार्किंग के मार्क्स मिलेंगे, पूरे स्टेप करना। तो पहला काम क्या करना है अब इसमें, इसको आप फैक्टराइज हो सके तो फैक्टराइज करो। तो फैक्टराइज कितना हो जाएगा, तो आप इसको आराम फैक्टराइज कर सकते हो। तो प्रोडक्ट का 4 है, तो आप आराम से बोलोगे सर एक्स स्क्वायर कितना जाएगा, माइनस का 4x, ठीक है, और माइनस का x प्लस 4 <0। तो आप मुझे बताओ इसमें से कॉमन क्या आ रहा है,
इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, तो साफ दिख रहा है हम लोग x-4, इधर भी क्या जाएगा x-4, तो इसमें से कॉमन आएगा x-1 लेस देन 0। तो पहली चीज तो यहाँ तक तो करनी ही करनी है, चाहे कोई सा ही मेथड लगाओ, वेवी कर लगाओ, चाहे बेसिक लगाओ, पहला काम फैक्टराइज करना है। अब देखो, अब आप सोचो, ऑब्जर्व करो, इन दोनों ब्रैकेट का प्रोडक्ट कितना आ रहा है, 0 से छोटा, मतलब ये चीज नेगेटिव करनी है। ठीक है, तो यानी x की वैल्यू डालने के बाद ये प्रोडक्ट आपका नेगेटिव आना चाहिए, तो आपको x की वैल्यू क्या डालनी है जिससे कि ये प्रोडक्ट आपकी क्या है, नेगेटिव आ जाए, तो वो आपको सॉल्यूशन बनेगा इनइक्वालिटी का। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए सबसे पहली चीज होती है कि आप यहाँ पर से अब जीरोस बोलो या क्रिटिकल पॉइंट बोलो, आगे क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं वैसे इसको। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से बताओ, x की वैल्यू इधर से क्या आएगी, इधर से आएगी मेरे पास x बराबर में 4 और यहाँ से x बराबर में 1। तो ये जो वैल्यूज आई है ना, इसको आप नंबर लाइन पे बिछा दो। ठीक है, तो नंबर लाइन पे बिछा रहा हूँ मैं, यहाँ पर से मान लेते हैं कि आपके पास यहाँ पर 1 मान लेते हैं, यहाँ पर क्या मान लेते हैं आपका 4। ठीक है, अब हमारे पास जो है ना, यहाँ से एक नंबर लाइन को इन्होंने 3 रीजन में ब्रेक कर दे। अब इन 3 रीजन में से कोई सा एक रीजन आएगा, या 2 भी आ सकते हैं, कितने भी रीजन आ सकते हैं, डिपेंड करता है जब जिससे ये प्रोडक्ट आपका क्या हो जाए, लेस देन 0 हो जाए। तो आओ ऑब्जर्व करते हैं। तो चलो भाई, यहाँ पर से 3 रीजन है, तो पहला, दूसरा और तीसरा। तो इन में से कैसे चेक करेंगे, अब एक एक वैल्यू उठाओ इसमें से ना, एक एक वैल्यू उठाओ। जैसे मान लो कि इस रीजन में से मैंने एक वैल्यू उठा ली, इस रीजन में से मैंने एक वैल्यू उठा ली, और इस रीजन से इस वैल्यू एक उठा ली। तो इन रीजन में से एक वैल्यू उठाने के बाद आपको देखना है कि इस एक्सप्रेशन का साइन जो है नेगेटिव रहना चाहिए। तो इसमें से आप क्या उठाओगे, तो आप कुछ भी उठाओ। जैसे मान लो कि मैंने फॉर एग्जांपल उठा ली कितनी, 5। ठीक है, इधर से क्या उठाएंगे, इधर से चलो पहले रख लेते हैं। तो 5 वाले रीजन में चेक करो पहले, तो क्या आ रहा है, तो 5 - 4 1, 5 - 1 4। तो जो भी आ रहा है दोनों पॉजिटिव आ रहा है, तो पॉजिटिव टू पॉजिटिव क्या हो जाता है, पॉजिटिव। लेकिन मुझे क्या चाहिए, नेगेटिव। इसका मतलब हमारा जो ये वाला रीजन है, जो हमारा ये रीज़न है, इसमें आंसर में नहीं आएगा। ठीक है, ये आपका आंसर में नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद आपका 1 से 4 का। ठीक है, तो 1 से 4 के रीज़न में से आप उठा लो, क्या उठाओगे, इसके अंदर ले लो 2। क्या लेते हैं इसके अंदर से, 2 ले लो। तो जब 2 लूंगा तो खुद बताओ, 2 डालो इसमें, 2 - 4 माइनस का 2 बनेगा, और इधर बनेगा 2 - 1 1। तो 1 पॉजिटिव, ये -2 नेगेटिव, तो माइनस इंटू पॉजिटिव करेंगे तो लेस देन 0 होगा। यानी कि 1 से 4 का रीजन आ गया है ना, 1 से 4 के अंदर की जो वैल्यू उनके लिए ये एक्सप्रेशन नेगेटिव हो गया, मतलब 1 से 4 का आंसर आ गया। उसके बाद अगर इस रीजन में भी चेक कर लेता हूँ, इस रीजन में चेक करूंगा, तो इसमें मान लेते हैं 0 ले लेते हैं ना, 1 से छोटा 0 ले लो आप। 0 पे रखोगे तो -4 और ये -1, तो माइनस माइनस पॉजिटिव बन गया, मतलब ये भी आपका आंसर में नहीं आएगा। आंसर में कौन सा आएगा आपका, आंसर में आएगा मात्र आपके पास ये वाला, ये रीजन आएगा। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ये 1 और 4 लेने हैं क्या, देखो 1 अगर आप रखोगे तो ये 0 बन जाएगा, 4 रखोगे तो 0 बन जाएगा। तो मुझे इक्वलिटी नहीं है यहाँ पर, सिर्फ लेस देन है। इसका मतलब 1 और 4 आंसर में नहीं आएंगे, तो आपका जो आंसर में आएगा इधर, इसके हिसाब से इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करेगा, वो हमारा आएगा x बिलोंग्स टू 1 से लेकर 4 तक ओपन इंटरवल। ठीक है सर, आ गई बात समझ में। लेकिन अब यहाँ पर से देखो, यहाँ तक आके अटक मत जाना, आंसर अभी पूरा नहीं हुआ। क्यों सर, क्यों क्यों क्यों, क्योंकि भैया मैट्रिक्स है और रोज और कॉलम है ना। तो रोज और कॉलम हमने समझी थी, रोज और कॉलम अपने आप में नेचुरल नंबर होते हैं। ठीक है, तो अगर आप 1 से 4 के आंसर लोगे, तो 1 से 4 के बीच में रियल नंबर ले रहे हो, तो इसका मतलब यहाँ पर से इसके कारण आपकी रोज और कॉलम जो है वो सुंदर नहीं आएगी। सुंदर का मतलब नेचुरल नंबर हो, ऐसा जरूरी थोड़ी है। तो इसलिए अब आपको यहाँ पर से इसमें से ऐसे रिजल्ट उठाने हैं 1 से 4 के रीजन में, जिनसे आपका एक्सप्रेशन रोज और कॉलम का कोई नेचुरल नंबर बने। अब आप सोचो, कैसे सोचोगे कि भैया मैं नंबर लाइन में 1 से 4 की बात कर रहा हूँ, तो 1 तो और 4 तो वैसे ही नहीं आ रहे। तो अब यहाँ से आप कोई भी नंबर लोगे, कोई इरेशनल लोगे, है ना, कोई ऐसी चीज लोगे जिसके कारण आपका ये आंसर और ये आंसर दोनों नेचुरल नंबर बने। तो खुद सोचो, अगर आप रूट वाली टर्म लोगे तो रूट का स्क्वायर करके चलो हट जाएगा, पर इधर तो रूट रह जाएगा। ठीक है, आप डेसिमल लोगे, डेसिमल का स्क्वायर करूंगा या कुछ भी करूंगा, तो यहाँ पर से फ्रैक्शन लोगे, तो ये जो रिजल्ट है ना, हमेशा सुंदर नहीं आएंगे। समझ रहे हो मेरी बात, फ्रैक्शन लोगे तो इसका स्क्वायर फ्रैक्शन बनेगा, यहाँ पर हो सकता है फ्री हो जाए फ्रैक्शन से, लेकिन कुल मिला के दोनों जो है ना नेचुरल नंबर नहीं आएंगे। ठीक है, तो 1 से 4 के बीच में कौन सी वैल्यूज लोगे, ऑब्वियस सी बात है आप चाहोगे कि परफेक्ट वैल्यूज लो। तो यानी 1 से 4 के बीच में अगर मैं आपसे बोलूं कि x की वैल्यू 1 से बड़ी परफेक्ट नंबर कौन सा आएगा, तो 2 आ सकता है, और 4 आएगा नहीं, तो 4 के बाद पहले क्या आएगा, 3। तो x की वैल्यू 2 और 3 आप लेके देख लो। अब इसमें सेटिस्फाई भी कराना है, क्योंकि रोज और कॉलम में से रोज कम होनी चाहिए। तो आओ यहाँ पर से चेक करते हैं, तो रोज की संख्या, ठीक है, ये देखो रोज हमारे पास कितनी आ रही है, एक्स स्क्वायर।
तो अब एक्स स्क्वायर में चेक कर लो, एक बार तो रखो आप 2, तो 2 का स्क्वायर बनेगा 4, और एक बार क्या बनेगा कितना, एक सेकंड, इसको एक काम करते, रुको, ऐसे नहीं ऐसे करते हैं। देखो एक रोज है और दूसरी तरफ क्या है आपके पास, कॉलम्स। तो कॉलम्स कितना है मेरे पास, 5x-4, ठीक है। चलो अब यहाँ पर से x की वैल्यू एक बार 2 रख लो, तो जब मैंने यहाँ पर से x की वैल्यू 2 रखी, x मान लो मैंने 2 रखा, ठीक है, और इधर रख लेते हैं x मान लेते हैं 3 रखते हैं। अब 2 रखेंगे तो बताओ कितनी आएंगी, तो 2 का स्क्वायर कितना जाएगा सर, 2 का स्क्वायर होता है हमारा कितना, 4। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और यहाँ पर रखूंगा तो 5 टू 10 - 4 कितना आएगा 6, तो 4 <6 सही है, इसका मतलब आपका 2 तो आंसर में आ गया। उसके बाद 3 को देखो, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और यहाँ पर रखूंगा तो 15 - 4, 15 - 4 कितना हो जाएगा 11, सही है। 5 3 15 - 4 कितना हो जाएगा 11, और यहाँ पे 9, तो इसका मतलब 9 <11 बिल्कुल सही। इसका मतलब आपका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका एक्स वैल्यू 2,3, इसका सही जवाब है। ओके, देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन था ना। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट आपका क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स। नाम में स्क्वायर, स्क्वायर क्या होता है, एक ऐसा रेक्टेंगल जब इसमें लेंथ और ब्रेड्थ क्या होती है बराबर। तो कुल मिला के हमारे पास जब रोज और कॉलम की बराबरी हो जाएगी संख्याओं की, तो हमारा कौन सा मैट्रिक्स बनेगा, हमारा बनेगा स्क्वायर मैट्रिक्स। तो लिखा पड़ा है व्हेन नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स दैट इज m बराबर क्या हो जाएगा आपका n, तो आपका क्या बन जाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। तो यहाँ पर से ये देखो स्क्वायर मैट्रिक्स है नहीं है, क्यों, क्योंकि ऑर्डर कितना है इसका 3 × 2, ठीक है। नाम आप लिख सकते हो कुछ भी एक्स बराबर में, ओके सर। अब क्या होता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n×n। अब आप सोचो कि कोई बोलेगा कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 × 2 का, 3 × 3 का, 4 × 4 का, भाई क्यों बोलना, जब स्क्वायर मैट्रिक्स लगा दिया आगे तो वैसे ही पता चल गया आगे देखो कि हाँ रोज और कॉलम तो बराबर आएंगे। तो जब भी मेरे पास कोई मैट्रिक्स है n×n जिसका जो स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो उसका ऑर्डर आप कैसे लिखते हो, ऑर्डर n बोलते हो, है ना। इसको लिखेंगे, रिटर्न भी करेंगे और रीड भी ऐसे करेंगे कि ऑर्डर n, जैसे कि 2 × 2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है तो आप उसको बोलोगे ऑर्डर 2 स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, याद रखना, ठीक है। तो ये क्या है आपके पास, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर कितना, ऑफ ऑर्डर 3, ठीक है। अब इसमें कुछ बातें आएंगी अपने पास, कुछ बातें क्या आएंगी आपके पास, कॉन्जुगेट एलिमेंट्स, क्या बातें आएंगी, कॉन्जुगेट एलिमेंट्स। कॉन्जुगेट एलिमेंट्स, अब क्योंकि सारा चैप्टर स्क्वायर मैट्रिक्स पे, इवन डिटरमिनेंट्स आएंगे स्क्वायर मैट्रिक्स पे होता है। तो कॉन्जुगेट एलिमेंट्स क्या होते हैं, नाम में पता है, जैसे अभी कॉन्जुगेट, आपने कॉन्जुगेट 9th में पढ़ा होगा, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर पढ़ा होगा, उल्टा पुल्टा कुछ कुछ ना कुछ लिंक है रिश्ता। तो देखो एलिमेंट्स का पेयर होगा, ऑब्वियस बात है कॉन्जुगेट में पेयर की बात हो रही है, ए आई जी और ए जी आई, है ना, ए आई जी और ए जी आई। तो इधर देखो आप पहले इसको तो छोड़ो, आप तो मेरे को बताओ इसकी पोजीशन क्या है। सर अगर जनरल मैट्रिक्स के हिसाब से बात करूँ तो ये आपका है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यानी A12, ठीक है। ये वाला A13, अब मैं बोल रहा हूँ A12 को आप इंटरचेंज कराओ, तो 12 को इंटरचेंज कराते क्या बन जाएगा A21, A21 कौन सा एलिमेंट है ये, A13 का इंटरचेंज कराओ A31 वो आ रहा है ये। तो कुल मिला के आई और जे को रिप्लेस करा के जो आपका एलिमेंट बनेगा ना वो, और पहले वाला एलिमेंट, उसको हम क्या बोलते हैं एक दूसरे के कॉन्जुगेट एलिमेंट्स, आगे बात समझ में। तो ये ए आई जे और ए जी आई रिप्लेस करा दिया, लेकिन आई जे के बराबर नहीं होना चाहिए, अनइक्वल होना चाहिए, क्योंकि आई और जे बराबर हो गए तो वो एलिमेंट आएंगे A11 A22 A33, ठीक है। उनको हम क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं हम डायगोनल एलिमेंट्स। यही रहा हमारा अगला चीज, डायगोनल एलिमेंट्स जहां पर लाई करते हैं। तो देखो A11 A22 A33 ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका आई और जे बराबर होता है, तो हम लोग उनको क्या बोलते हैं कि जहां पर ये चीज आ रही है। देखो आपको पता है बचपन में पढ़ा है हमने, डायगोनल तो आती है, 2 डायगोनल आते हैं स्क्वायर और रेक्टेंगल में, पर यहाँ पर से आपको एक डायगोनल की बात करनी, वो भी ये वाली जिसपे एलिमेंट्स में आई और जे की वैल्यू क्या होती है बराबर, उस जगह पर हमारा जो एलिमेंट लाई करेगा उसको हम क्या बोलते हैं कि उसको बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट्स। और जहां पर एलिमेंट लाई कर रहे हैं वो आपका क्या बन जाता है डायगोनल, जिसको आप लीडिंग डायगोनल बोलते हो, प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हो, सिंपल सी बात है, ठीक है। याद रखना इस चीज को। तो होता सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में, रेक्टेंगल में डायगोनल वगैरह कुछ नहीं मानना है आपको रेक्टेंगल मैट्रिक्स में, ठीक है जी। तो यहाँ पर से इन मैट्रिक्स की अगर मैं बात करूँ लोकेशन लिखो, तो आपका A E I, आप बोलोगे सर क्या आ रहा है, तो देखो ए कितने पर आ रहा है, ए आएगा आपका A11, ये कितने पे आएगा A22, और ये कितने पे आएगा A33, ठीक है। तो ये सारे आपके डायगोनल एलिमेंट्स हैं, और यहाँ पर ये आपके लीडिंग डायगोनल हो गए, याद रखना। डायगोनल एलिमेंट्स जो है A I J,
तो वो ये आई आई जे बराबर हो जाएगा, तो इसको नॉर्मली हम क्या लिख सकते हैं, ए आई आई, मतलब जर्नली मैं बोलूंगा तो A11 A22 A33, है ना, A44, ऐसे चलते चलते ANN, इस तरीके से मैं ऑब्जर्व कर सकता हूँ। ठीक है जी। अगला आता है आपके पास, इसमें एक और होता है ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या होता है? ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या भी है एनसीईआरटी के अंदर, तो इसमें है नहीं। बाकी बेसिक सी बात है। अब आपके पास देखो कॉन्जुगेट एलिमेंट्स आ गए, डायगोनल एलिमेंट्स आ गए, तो डायगोनल एलिमेंट्स को जब मैं जोड़ दूंगा, सम कर दूंगा, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। तो लिखा पड़ा है देखो, द सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए लाइंग अलोंग द प्रिंसिपल डायगोनल इज कॉल्ड द ट्रेस ऑफ ए। यानी कि ट्रेस ऑफ ए बेसिकली हमारे जो एलिमेंट्स हो गए ना डायगोनल के अंदर जो लाई कर रहे हैं, उन सब का सम कर दो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इस मैट्रिक्स का ट्रेस। उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ऐसे ट्रेस ऑफ ए। ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका ट्रेस बताओ इस मैट्रिक्स का, मान लेते हैं इसका नाम ए है, तो ट्रेस ऑफ ए कितना हो जाएगा, ट्रेस ऑफ ए बराबर हो जाएगा कितना, ए प्लस ई प्लस आई। ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी भी आएगी, इसकी प्रॉपर्टी भी आती है। ओके। तो ट्रेस याद रखना सर, है ना। बाकी इसको आप जनरलाइज भी कर सकते हो कि हमारे पास A11 A22 A33 सारे एलिमेंट्स जो है उनको सम कर रहा है, तो आपका ये जो है समेशन हो जाएगा सिग्मा आई बराबर 1 ए आई आई। ठीक है। A11 A22 A33 A44, इस तरीके से ANL। तो अब हमारे पास ट्रेस जो है, हमारे पास ट्रेस की प्रॉपर्टीज भी है। ट्रेस तो समझ में आ गया कि एलिमेंट्स का सबका सम कर दो जहां डायगोनल में आ रहे हैं। अब हमारे पास ट्रेस की प्रॉपर्टी क्या होगी, तो कुछ प्रॉपर्टीज देखो यहाँ पे लिखी पड़ी है क्योंकि ट्रेस चल रहा है। अभी हम लोगों ने मैट्रिक्स में अलजेब्रा पढ़ा ही नहीं। अलजेब्रा का मतलब ऐड करना, सबट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, वो चीज़ें नहीं पढ़ी। मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर नहीं पढ़ी, आगे पढ़ेंगे। थोड़ा सा आपको रिमेंबर रखना है इस चीज़ को, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में आती नहीं है। तो हम लोगों ने बस ये है कि डिस्कशन तो कर लेते हैं। तो ए एक मैट्रिक्स है, ए आई जे, और बी बी आई जे। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर से इनका ऑर्डर क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे, इनका ऑर्डर भी सेम होगा, क्योंकि हम आगे बढ़ेंगे ऐड करते हुए उनका ऑर्डर क्या होता है, सेम। और लैम्बडा आपके पास कोई ना कोई स्केलर है, कोई ना कोई क्या है, कांस्टेंट। तो अपने पास जो पहली प्रॉपर्टी ट्रेस ऑफ के क्या है, आपका स्केलर है। लैम्बडा नहीं, यहाँ पे आप एक काम करो, इसको लैम्बडा 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 की जगह करो के, मिस टाइप ऑफ है के। ठीक है। तो ट्रेस ऑफ के जो है, तो इसमें आप के को बाहर ले सकते हो। जैसे कि मान लो कि एग्जांपल के लिए कोई मैट्रिक्स है, उसका ट्रेस ऑफ 2a दे रखा है, तो आप इसको 2 टाइम्स ऑफ ट्रेस ऑफ ए लिख सकते हो, सिंप्लीफाई करते हो। याद रखना, स्केलर को बाहर ला सकते हो। ठीक है। उसके बाद जो सेकंड कह रही है, सेकंड ये कह रहा है कि अगर दो मैट्रिक्स हैं, उनको आप ऐड करके ट्रेस निकाल रहे हो, है ना, दो मैट्रिक्स उनको ऐड कर रहे हो, तो उनका जो एडिशन आएगा, उसके बाद आप ट्रेस को डिवाइड कर सकते हो डायरेक्टली। मतलब कि अगर मेरे पास वो कह रहा है कोई इंसान, कैसे, मान लो कि मेरे पास कोई मैट्रिक्स है, उनको जब आप ऐड करोगे, उसके बाद का ट्रेस पूछ रहा है, मतलब पहले दो मैट्रिक्स को ऐड करो फिर ट्रेस पूछ रहा है, तो आप दोनों को ऐड मत करो, आप दोनों मैट्रिक्स के अलग अलग ट्रेस निकालो और उनको ऐड कर दो, तो सीधा आंसर क्या आएगा आपका, सेम आने वाला। और तीसरा है प्रोडक्ट के ऊपर, तो देखो ए बी और बी, क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे यहाँ पर से प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स में कम्यूटेटिविटी की प्रॉपर्टी, है ना। तो अगर मेरे पास ट्रेस ऑफ ए बी आता है, तो ट्रेस ऑफ ए बी जो है हमारा बराबर होगा किसके, ट्रेस ऑफ बी ए। ये हमारे पास आगे पढ़ेंगे हम, बस आप याद कर लो, अभी जब यूज आएगा तब देखेंगे। ठीक है। तो साथ साथ चल रहा था तो मैंने ले लिया, ट्रेस खत्म हो गया। अब आता है हमारे पास क्या, क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारे पास कि मैट्रिक्स ए है, उसका ट्रेस दे रखा है। क्या दे रखा है, ट्रेस ऑफ ए कितना रखा है, 0। तो पूछ रहा हूँ फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, क्या होगा। हाँ, ठीक है, आ जाओ। तो मैट्रिक्स ए दे रखा है और इसका ट्रेस 0 दे रखा है, तो मुझे मैट्रिक्स मिल गया और ट्रेस उसने दे रखा है, तो ट्रेस मुझे भी तो निकालना आता है, बिल्कुल आता है। तो यहाँ से अगर मैं आपसे पूछूं कि सर ट्रेस ऑफ ए 0 है, तो मेरे द्वारा कितना जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0। ठीक है। ओके। अब ए प्लस बी प्लस सी 0 आ गया, और मुझे ये ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, ये कहीं देखा देखा सा लग रहा है। तो आया क्या आपको याद, कहाँ देखा, ये हमने देखा था 9th क्लास के अंदर, एक आइडेंटिटी आई थी, और वो आइडेंटिटी क्या थी बता देता हूँ। आइडेंटिटी याद कर लेना, ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab ठीक है, बराबर होता है हमारे पास किसके, ए प्लस बी प्लस सी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए। सर ये हमारे पास आइडेंटिटी है जो हम 9th क्लास में पढ़ते हैं। ठीक है। इसके स्पेशल केस क्या आते हैं कि जब हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी 0 हो जाता है,
है ना। दो प्रॉपर्टी होती है, दो केस होते हैं इसके, बाकी ये वाला हम याद कर लेते हैं। ए प्लस बी प्लस सी जब जीरो होता है तो ये जीरो से पूरा मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे ही पूरा जीरो होता है ये जीरो बन जाएगा, तो जीरो बनेगा तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू क्या आती है, ये आपकी आ जाती है कितनी, इसको उधर भेज दो तो बराबर क्या हो जाएगा, 3ab। हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो बेसिक सी बात है, मैंने आइडेंटिटी समझाते समझाते क्वेश्चन नहीं कर दिया। देखो ए प्लस बी प्लस सी जीरो आ गया तो इसकी वैल्यू पूछा, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई आपकी, 3ab। तो यहाँ पर से हमारा जो है इसका वैल्यू आ गई है 3ab। तो देख रहे हो आप, यहाँ पर से मैंने जो क्वेश्चन बनाए यहाँ पर से पुराने कॉन्सेप्ट्स को मिलाकर मैट्रिक्स से कनेक्ट कर दिया। तो यही होता है आज के टाइम में 12th क्लास के अंदर, सीबीएसई अब यही खेल कर रही है, ध्यान रखना है आपको। आगे देखते हैं। तो ये आपका ट्रेस के ऊपर दूसरा क्वेश्चन आ गया। ठीक है, ट्रेस ऑफ ए माइनस ट्रेस ऑफ बी हैज द वैल्यू इक्वल टू। तो ये ट्रेस ऑफ ए और ट्रेस ऑफ बी की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, अब एडिशन हम लोग वैसे तो आगे सीखेंगे, पर थोड़ा सा आप ऑब्जर्व कर लो, सिंपल ही चीज़ है। तो देखो इस क्वेश्चन के अंदर ए प्लस टू बी और इसमें दे रखा है 2a माइनस बी बराबर कुछ मैट्रिक्स दे रखा है। अब इसमें देखो कैसे करेंगे, जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी एडिशन की, देखते हैं। तो मुझसे पूछा ट्रेस ऑफ ए माइनस ट्रेस ऑफ बी बता दो। सबसे पहली चीज़ तो आप ट्रेस की बात चल रही है तो आप इसका ट्रेस बता सकते हो कितना आएगा, ए प्लस टू बी का ट्रेस बताओ कितना आएगा। तो इस मैट्रिक्स का ट्रेस निकालेंगे तो 1 माइनस थ्री प्लस वन, 1 - 3 + 1। इधर से आप इसका ट्रेस निकाल दो, ट्रेस ऑफ 2a - b बराबर में कितना हो जाएगा, तो 2 - 1 प्लस में 2 ऐड कर दो इनको। ठीक है, अब यहां से ट्रेस ऑफ ए, ट्रेस ऑफ ए प्लस में 2b बराबर ये कितना हो जाएगा, तो 1 + 2 - 3 कितना हो जाएगा, -1। ठीक है, इधर से ये कितना बन रहा है, ये बन रहा है ट्रेस ऑफ 2a - b बराबर में 2 2 4, 4 - 1 कितना हो जाएगा, 3। ठीक, अब अपनी प्रॉपर्टी याद करो, प्रॉपर्टी क्या थी, आ जाओ पीछे देख लो। प्रॉपर्टी में हमारे पास एडिशन वाली प्रॉपर्टी कहती है कि आप डायरेक्ट ट्रेस को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो प्लस माइनस के हिसाब से। तो क्या हमको जरूरत पड़ रही है, क्या बिल्कुल जरूरत पड़ रही है, इसमें दो मैट्रिक्स ऐड हो रहे हैं। तो आप इसको ऐसे ही लिख सकते हो क्या, ट्रेस ऑफ ए प्लस में ट्रेस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ बी बराबर -1। अब यहाँ से फिर से लगाओ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी यहाँ से लगेगी तो ये कितना आएगा, 2 बाहर आ जाएगा तो 2 टाइम्स ऑफ ट्रेस ऑफ बी हो गया बराबर -1। ये आपके पास ऐसा मान लो इक्वेशन कंसिडर कर लो इसको। उसके बाद दूसरी मेरे पास क्या है, इधर से भी वही चीज़ कर दो, डायरेक्टली कर रहा हूँ इसको ना, तो 2 टाइम्स ऑफ ट्रेस ऑफ ए आ जाएगा, इधर से माइनस में ट्रेस ऑफ बी आ जाएगा बराबर में 3। तो ये आपके पास सेकंड क्वेश्चन बन गई। अब थोड़ी देर के लिए सोच लो, हमने 10th क्लास की एंट्री कर ली, 10th क्लास हमारा लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। तो ट्रेस ऑफ ए को अगर थोड़े के लिए आप मान लो क्या, एक्स, तो इसको क्या मान लो वाई, है ना। ट्रेस ऑफ ए को थोड़े के लिए मान लो एक्स, है ना। ट्रेस ऑफ ए को मान ले, बाकी आप मत मानो, आपके ऊपर है। तो इसको वैसे मान लेते हैं, ट्रेस ऑफ बी मान लेते हैं क्या, वाई, थोड़ा सा क्या है बार बार लिखना पड़ेगा, बड़ी सारी चीज़। तो आपके पास दो इक्वेशन बन गई है। एक तो इक्वेशन बन गई आपकी पहली इक्वेशन, ये आपके पास है एक्स प्लस में 2y बराबर में -1। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन आपके पास क्या बन गई, यहाँ से 2x - y बराबर में 3। ठीक है, तो आपको ट्रेस ऑफ ए माइनस ट्रेस ऑफ बी पूछ रहा है, तो क्या करें बताओ इसको, ट्रेस ऑफ ए माइनस ट्रेस ऑफ बी। अब या तो आप ट्रेस अलग से एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लो और उसके बाद सीधा ऐसे पुट कर दो, तो एक्स ट्रेस ऑफ ए हो जाएगा और ट्रेस ऑफ बी क्या हो जाएगा, वाई। या फिर अगर आपको लग रहा है कि इन दोनों इक्वेशंस को मैं ऐड सेपरेट करके कुछ कर सकता हूँ, तो बात बन सकती है। तो एक काम कर लेते हैं, इनको हम लोग, चलो एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं इसको सिंपलीफाई करके। तो सिंपल सी चीज़ है, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं किससे, इसको कर लेते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये इसको कर लो 2 से ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना बन जाएगा। देखो पहली इक्वेशन है एक्स प्लस 2y बराबर -1, इधर से बन जाएगा कितना, 4x -2y बराबर में 6। तो इनको कर दो आप ऐड, और ऐड करते ही यहाँ से ये तो हो जाएंगे कैंसिल आउट। ठीक है, और ये कितना बन जाएगा अपना, 5x बराबर में कितना जाएगा, -1 + 5। तो ये भी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 1, मतलब ट्रेस ऑफ ए आ गया आपका 1। और जैसे एक्स की वैल्यू 1 आ गई है तो कोई सी भी क्वेश्चन उठा लो, है ना, इसको उठा लो, इसमें रख दो 2x - y बराबर में 3।
एक्स की वैल्यू 1 रखते हैं आपके पास यहाँ पर से फटाफट से क्या जाएगा, वाई की वैल्यू कितनी जाएगी, इसको इधर बोलो तो ये जाएगा -1। तो आप फटाफट से ट्रेस ऑफ ए माइनस ट्रेस ऑफ बी निकाल लो। तो ट्रेस ऑफ ए का मतलब है एक्स, माइनस ट्रेस ऑफ बी का मतलब वाई। तो एक्स माइनस वाई कितना जाएगा, 1 माइनस ऑफ 1 कितना जाएगा, इसका आंसर 2। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। आगे बात समझ में, चलो। उसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के भी प्रकार आ गए ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के आपके जो टाइप आ रहे हैं उसमें से दो प्रकार के होते हैं, या तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है या क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को भी आप ब्रेक करोगे, अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर, और डायगोनल मैट्रिक्स को भी हम आगे बढ़ाएंगे, स्केलर मैट्रिक्स, और लास्ट आएगा आपका इंपॉर्टेंट यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो नाम में अपर ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर का मतलब ट्रायंगल, अपर ट्रायंगुलर का मतलब ऊपर ट्रायंगल, कुछ यही पता चल रहा है। तो यहाँ से आप ध्यान से देखो एग्जाम्पल को, बाद में देखेंगे टेक्निकल किताबी डेफिनेशन। आप तो मुझे बताओ, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है सर, बिल्कुल ऑर्डर 3 है। तो मैं अगर आपसे बोलूँ कि इधर देखो, आप ध्यान से ना, इधर ये कुछ ट्रायंगल ऐसा नहीं लग रहा आपको, इस चीज को देखो ध्यान से, लग नहीं लग रहा, ये ट्रायंगल ऐसा नहीं लग रहा। तो ये जो ट्रायंगल है ना, ये कहाँ बन रहा है आपका, ऊपर की तरफ बन रहा है, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, अपर ट्रायंगुलर, है ना, ऐसे सोच सकते हो देसी भाषा में। बाकी नीचे के एलिमेंट जो है ना, वो सारे क्या है, जीरो। ये जीरो होना चाहिए, ये मैंडेटरी है। ये ट्रायंगल बन गया, उसके नीचे के एलिमेंट्स क्या होंगे आपके, जीरो होने चाहिए। ठीक। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि ये जो एलिमेंट है, इनके पोजीशन को ऑब्जर्व करो, तो यहाँ पर आपसे पास पूछूं तो ये पूछ रहा है, आप बोलोगे सर कौन सा है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, यानी ये A21 है, ये A31 है, और ये आपका A32। तो इन तीनों जगह पर I और J में से I बड़ा है और J क्या है, छोटा। तो जब भी आपके स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर I J से बड़ा हो, उस जगह पर आपके एलिमेंट जीरो होते हैं ना, तो हमेशा वो कैसा मैट्रिक्स माना जाता है आपका, अपर ट्रायंगुलर। ठीक है, एक डेफिनेशन तो ये है, तो यही लिखा पड़ा है देखो, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए ए आई जे है, एन क्रॉस एन इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ ए आई जे जीरो होंगे, यानी ये एलिमेंट जीरो होंगे, कौन से, जब आई और जे से क्या होगा, बड़ा होगा। तो वो पोजीशन जहाँ पे आई जे से बड़ा होता है वो जीरो, ये मैट करना चाहिए जरूर से। ऊपर एलिमेंट जीरो हो भी हो ना हो मुझे पता नहीं है, ऑप्शनल है, लेकिन ये तीनों एलिमेंट जीरो होने चाहिए जहां पर आई और जे क्या होते हैं, आपके बड़े। इसी की दूसरी डेफिनेशन क्या होती है, आसान वाली, कि ये आपकी क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल देखो, नाम अपर है तो प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे, अपर ट्रायंगुलर में प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। वही लिखा पड़ा है, ऑल द एलिमेंट्स बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल मस्ट बी जीरो। तो अपर ट्रायंगुलर तो डायगोनल एलिमेंट्स बिलो देखने हैं। अब दूसरा लोअर ट्रायंगुलर, इसी का उल्टा होता है। इसमें तो आई जैसे बड़ा हो रहा था, अब आप यहाँ पर देखो लोअर ट्रायंगुलर में लोअर ट्रायंगल दिखा गया, आप ये ट्रायंगल दिख गया आपको, तो इसमें ट्रायंगल लोअर है, तो ऊपर ये वाले एलिमेंट्स ऐसे पोजीशन पर है जिसमें आई छोटा है जे से, है ना, जे बड़ा है आई से, मतलब तो वो जीरो होनी चाहिए। बाकी इधर जीरो हो नहीं हो वो ऑप्शनल है, यहाँ पर ये होना चाहिए, तब जाके मैं इसको क्या बोल दूंगा, लोअर ट्रायंगुलर। ठीक है, लोअर ट्रायंगल, या फिर मैं बोलूँ कि डायगोनल एलिमेंट्स से ऊपर के एलिमेंट्स जो है ना, वो सारे डायगोनल जो है आपकी, उससे ऊपर के एलिमेंट जो है वो क्या होंगे, जीरो होने चाहिए। तो नाम लोअर और ट्रायंगल नीचे बनेगा, लेकिन अगर मैं पूछूं जीरो कहाँ पर होगा, तो लोअर है तो ट्रायंगल जो आपके ऊपर है डायगोनल एलिमेंट्स, उसके ऊपर वाले वो आपके बनेंगे जीरो। तो ऑल एलिमेंट्स अबव द प्रिंसिपल डायगोनल मस्ट बी जीरो। ठीक है, ये याद रखना है। ठीक है ना सर, बिल्कुल सही है। आगे बात करते हैं। अब क्या होता है कि क्वेश्चन आ गया आपके पास, मिनिमम नंबर ऑफ जीरो बताओ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर क्या है, इतना एन। तो मेरे पास ये पूछ रहा है कम से कम जीरो बताओ। कम से कम ये क्यों बोल रहा है, क्योंकि मैक्सिमम तो सारे जीरो हो जाएंगे एलिमेंट्स, तो कम से कम हो, और वो आपका कोई ना कोई ट्रायंगुलर हो, मतलब अपर भी हो सकता है और लोअर भी हो सकता है। तो मैंने एग्जाम्पल के लिए कौन सा लिया है, ऑब्वियस बात, डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे के एलिमेंट जीरो हो रहे हैं, इसका मतलब मैंने कौन सा लिया है, आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो अब इसके अंदर कितने रोज कितने कॉलम आ रहे हैं, तो उसने बोला है ऑर्डर एन है, तो मुझे बताओ यहाँ से आपके पास 1 2 3 ऐसे करते करते कितने आ रहे हैं, एन आ रहे हैं। और यहाँ पर भी आपको कितने आएंगे, 1 2 3 ऐसे करते करते कितने आएंगे, एन कॉलम्स आएंगे, एन रोज आए। तो अगर मैं आपसे पूछूं, बेसिक सी बात है कि इसमें कितने जीरोज आएंगे यहाँ पर, है ना, तो आप ऑब्जर्व करो, ये कितने जीरो आ रहे हैं इसमें, 1, इसमें कितने आएंगे, 2, इसमें कितने आएंगे, फिर 3, इसमें कितने आएंगे आगे, ऐसे 4, फिर आगे जाते जाते कितने आएंगे वो आपको देखने पड़ेंगे। तो देखो, ये आपके पास कितनी रोज आएंगी, टोटल कितनी है अपने पास, 1 2 3 4 एन।
तो इसका मतलब यहाँ पर से सेकंड रो में एक आ रहा है, तो आपके पास ये एक सीक्वेंस नहीं बन रहा। तो सीक्वेंस ऐसे बन रहा है कि जो जीरोस का सिक्कन है, जीरोस का क्या आ रहा है, सीक्वेंस आ रहा है। तो जीरोस का सीक्वेंस यानी जो जीरोस का सीक्वेंस बन रहा है वो कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, कैसा बनेगा कि अपने पास एक आ गई, फिर दो आ गई, तीन आ गई, ऐसे कब तक आएंगे? तो सोचो, सेकंड रो तो एक जीरो, थर्ड रो तो दो जीरो, फिर फोर्थ रो तो तीन जीरो, अगर nth रो है तो कितने जीरो आएंगे? n-1। ठीक है, तो ये तो आपका सीक्वेंस बन गया, पर मुझे तो ऐड करना है ना इनको, एक प्लस दो प्लस तीन, ये करना है क्योंकि मुझे पता लगाने कितने जीरोज आ रहे हैं। तो इसका मतलब इस सीक्वेंस को आप ऐड करोगे। अब ऐड करोगे तो आपको याद आना चाहिए, हमारे पास एक फॉर्मूला आता था किसमें, एपी चैप्टर नंबर 5 क्लास 10, उसके अंदर हमने पढ़ा था कि सम ऑफ फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर या सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। तो ये वही लिखा पड़ा है, बस यहाँ पर एन होता है, एक से लेके एन तक है ना। हमारे पास फॉर्मूला था एक प्लस टू प्लस थ्री प्लस में अप टू एन टर्म्स का सम क्या था, एन, एन प्लस वन अपॉन में टू। एन इज बेसिकली नंबर ऑफ टर्म्स, तो जितनी भी लास्ट में टर्म आती है ना उतने ही नंबर ऑफ टर्म्स आते हैं। तो इसका फॉर्मूला अपने पास है, तो लास्ट में एन माइनस वन है, तो इसमें कितनी टर्म्स आ रही है, एन माइनस वन आ रही है। अंदर क्या बनेगा, एन, एन प्लस वन अपॉन में टू, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका फॉर्मूला बन गया एन, एन माइनस वन अपॉन टू। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आ गया। अब एन की वैल्यू मान लो पाँच होगी, तो एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर पाँच है, तो आप यहाँ पर से कितने जीरो ला सकते हो, पाँच माइनस एक, पाँच गुणा चार बटा दो, तो कितने जीरो आएंगे उसमें, मिनिमम 10 जीरो आएंगे। ठीक है, इस तरीके से जनरलाइज कर सकते हो। आगे आता है हमारे पास कौन सा, हमारा प्यारा डायगोनल मैट्रिक्स। तो नाम में डायगोनल है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स होंगे कुछ ना कुछ, बाकी सारे जो डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा जो एलिमेंट्स है ना, जिनको बोलते हैं नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, वो सारे क्या होंगे, जीरो। तो ये लिखा पड़ा है एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए आपके, जीरो। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, बाकी डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं पर जीरो नहीं होंगे। तो उसको कैसे लिखा हम लोगों ने, ए आई जे जीरो होगा जब आई और जे बराबर नहीं होगा, क्योंकि बराबर हो गया तो डायगोनल एलिमेंट्स बन जाते हैं। तो ये जो लिखा पड़ा है आपके पास, क्या ये आपका डायगोनल मैट्रिक्स है, बिल्कुल डायगोनल एलिमेंट्स हैं नॉन जीरो, बाकी सारे क्या हैं, जीरो। तो ऐसा सोच सकते हो कि ये जो है ना अपने आप में अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर कॉम्बिनेशन है। ध्यान से देखो, ऊपर देख रहा हूँ तो नीचे के जीरो हो गए, इधर देख रहा हूँ तो ऊपर के जीरो हो गए, तो दोनों का कॉम्बिनेशन है एक तरह से लोअर ट्रायंगुलर अपर ट्रायंगुलर का, कौन, डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स को डिनोट किससे करते हैं, तो बार बार कौन लिखेगा इतना, जब जीरो जीरो लगाने हैं, है ना, तो हम लोग सीधा क्या लिखते हैं, डी आई ए जी, है ना। तो ये जैसे इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा डी आई ए जी, और अंदर क्या लिख देंगे, इसके डायगोनल एलिमेंट्स, ऐसे। ये हो गया हमारा, इस तरीके से ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। उसके बाद इसमें भी क्वेश्चन आता है कम से कम कितने जीरोस होंगे जिसका ऑर्डर एन है। तो आप सोचो, इसको दो तरीके से कर सकते हो। एक तो मैंने अभी निकाले, देखो नीचे के एलिमेंट्स का सम मैंने अभी निकाला था फॉर्मूला, एन, एन माइनस वन अपॉन टू, ये था। अब ऊपर का भी सेम फोटोकॉपी तो आएगा, क्योंकि जितना नीचे उतना ऊपर होने वाला है। तो इसका मतलब अगर मैं सीधा सीधा पूछूं तो एन, एन माइनस वन अपॉन टू का दुगना कर दो, है ना। हमारा जो फॉर्मूला था एन, एन माइनस वन अपॉन टू, ये था आपका लोअर ट्रायंगुलर अपर ट्रायंगुलर के लिए। तो इसमें फोटोकॉपी दो आ रहे हैं ना इसमें ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो दोनों आ रहे हैं, तो इसका दुगना कर दो, तो आपका सीधा आंसर आ गया एन, एन माइनस वन आ गया, ये फॉर्मूला है। दूसरा तरीका और भी है, टोटल एलिमेंट निकाल लो, है ना। टोटल एलिमेंट कितने आएंगे, तो आप बोलोगे सर एन स्क्वायर, बिल्कुल एन स्क्वायर ही तो आएंगे, क्योंकि कैसे निकाला था, रोज और कॉलम को मल्टीप्लाई करते। उसके बाद माइनस कर दो यहाँ पर से डायगोनल एलिमेंट्स कितने आएंगे, तो खुद सोचो, अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है, तीन ऑर्डर है उसका, तो उसमें डायगोनल एलिमेंट्स कितने आएंगे, तीन। अगर ऑर्डर चार है तो चार आएंगे, ऑर्डर एन है तो कितने एलिमेंट्स आएंगे, एन। जैसे आप उसको सिंप्लीफाई कर दोगे तो वापस से आपका शकल वही बन जाएगी। तो दोनों तरीके से आप निकाल सकते हो। ठीक है, मिनिमम ही क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मिनिमम ही हो सकते हैं, मैक्सिमम तो सारे जीरो हो जाएंगे। अब डायगोनल मैट्रिक्स की जो टाइप आती है वो आपका क्या है, स्केलर मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स सर, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स जो है अपने आप में डायगोनल मैट्रिक्स भी है और स्क्वायर मैट्रिक्स भी, याद रखना। सारे डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर नहीं होते, पर सारे स्केलर क्या होते हैं, डायगोनल होते हैं। स्केलर मैट्रिक्स में होता क्या है कि डायगोनल मैट्रिक्स जैसा ही है, पर वहां पर क्या है कि सारे डायगोनल एलिमेंट्स जो थे ना उसमें कुछ भी हो सकते थे, पर इसमें सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, सेम होंगे। सेम कैसे होंगे, देखो आओ पढ़ो। यहाँ पर ये मैट्रिक्स देख लो, क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है, हाँ। इसके अंदर जो वैल्यूज आ रही है ना वो सारे तीनों क्या आ रहे हैं, डायगोनल एलिमेंट्स सेम आ रहे हैं, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये अपने आप में स्केलर मैट्रिक्स है। ठीक है, क्या ये स्केलर मैट्रिक्स होगा। तो मैथमेटिकली हमने क्या लिखा है कि ए आई जे बराबर जीरो, ए आई जे बराबर जीरो, तो जीरो कहाँ पर होगा, जब आई और जे आपके बराबर नहीं होंगे। बाकी हमारे पास कोई ना कोई के आया, के का मतलब कोई भी वैल्यू सेम आएगी, और जब आएगी जब आई और जे के आपके बराबर,
सिंपल है। तो लिखा पड़ा है स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, जीरो, और सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, बराबर होते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। इस पे बढ़िया क्वेश्चन बन जाता है। देखते हैं क्वेश्चन है क्या इसके ऊपर। हम्म, रुको, ये तो एंड ऑफ स्लाइड हो गई। इसका क्वेश्चन इसमें नहीं है, कोई बात नहीं, हम बना देते हैं क्वेश्चन। चलो। हम्म चलो भाई, देखो मैं क्वेश्चन बनाता हूँ आपके लिए एक बढ़िया। मान लो कि एक आपके पास कोई मैट्रिक्स है ना, ठीक है। ए बी जीरो, डी ई जीरो, है ना, ए बी डी जी जीरो, जे जीरो, के, ये बना दिया मैंने ना, ठीक है। अब मैंने आपसे बोला एंड आपके पास क्या दे रखा है, पहली चीज़ तो ये अपने आप में एक स्केलर मैट्रिक्स है, ठीक है। ऐसे कुछ भी बन सकते हैं छोटे मोटे क्वेश्चन, बस आपको कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए। तो एक स्केलर मैट्रिक्स है ये वाला। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ एंड आपको दे रखा है, ठीक है। और मैंने आपको पूछ रहा हूँ पहली चीज़ तो फाइंड करो हमारे पास ए प्लस बी प्लस डी प्लस ई प्लस के प्लस जे, ठीक है। आगे बात समझ में। अच्छा, और मैंने आपको यहाँ पर से क्या दे रखा है कि ए प्लस में ई बराबर दे रखा है मैंने आपको कितना, 10, ठीक है। कुछ ऐसा क्वेश्चन मान लो, कुछ ऐसा मान लेते हैं। तो आपको क्वेश्चन समझ में आया, ये अपने आप में ए बी जीरो डी जीरो जे जीरो के, ये आपका स्केलर मैट्रिक्स है। और साथ के साथ मैंने आपको दिया ए प्लस ई की वैल्यू दे रखी कितनी, 10। और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये सब का एडिशन कर दो कितना है। तो बेवकूफ़ बनाने वाले क्वेश्चन है, बस आपको कौन सा पता होना चाहिए। तो स्केलर मैट्रिक्स है तो आप मुझे बताओ कि इधर से बी डी जे ये तो क्या होंगे आपके बराबर, हमें पता है। स्केलर मैट्रिक्स है तो इसके डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा क्या होंगे, जीरो, तो बी जीरो, है ना, डी और जे क्या हो जाएंगे आपके, जीरो। यहाँ तक तो मुझे समझ में आ गया कि ये इनकी वैल्यू जीरो है। उसके बाद मुझे ये भी पता है कि ए प्लस ई प्लस के वो आपके क्या हो जाएंगे, बराबर। तो बराबर आप किसी के मान सकते हो। तो मान लो कि बराबर किसके मान लिया मैंने, तीनों ही बराबर है ना। ये तो एक काम कर लेते हैं, इनको तीनों बराबर कर देते हैं। यानी ए प्लस ई प्लस के तीनों क्या है आपके बराबर है। रुको रुको, ए बराबर ई बराबर के, ये तीनों आपके बराबर है, ठीक है। बेसिक डेफिनेशन। अब हमारे पास इनका सम निकालना, तो इसमें से देखो बी डी जे तो जीरो हो जाएंगे, तो कोई काम के नहीं है। लेकिन मुझे इनका सम निकालना है, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, तो इसमें से ए प्लस ई का इस्तेमाल कर लो। अब ए और ई तो बराबर है, तो आप यहाँ से है ना एक काम कर दो, इसको ए प्लस ए बराबर 10 लिख दो, क्योंकि ई और ए तो बराबर है। तो यहाँ से ए कितना जाएगा आपके पास, 5। यहाँ पर से ई कितना आ गया आपके पास, 5 आ गया। और जैसे ही ए 5 आ गया आपके पास, तो सारी वैल्यूज जो है ए ई के ये भी अपने आप में 5 हो जाएंगे। तो आप मुझे बताओ यहाँ पर से, देखो बी तो खत्म, डी खत्म, जे खत्म, तो बाकी ए प्लस ई प्लस के आ गया। ये कितना हो जाएगा, सीधा जैसा 5 प्लस 5 प्लस 5 कर दो, कितना हो जाएगा, 15 इसका आंसर है। तो ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं सीबीएसई में एमसीक्यू के अंदर, ठीक है, बेसिक प्रॉपर्टी पर भी। आगे बताते हैं यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है। तो नाम है यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो जब स्केलर मैट्रिक्स है उसके अंदर सारे डायगोनल एलिमेंट सेम थे। अब मैं कह रहा हूँ वो डायगोनल एलिमेंट सेम है, पर उसको मैं वन बना दूँ तो, यानी सारे एलिमेंट्स जब आपके क्या हो जाएंगे, वन बन जाते हैं, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, स्केलर मैट्रिक्स अपने आप से क्या बन जाता है, यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो क्या ये लिखा पड़ा है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट जो है ना वो तो जीरो होंगे, और सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे आपके, वन होने वाले हैं। तो उसको हम यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। तो इसको मैथमेटिकली क्या लिखा, ए आई जे बराबर जीरो व्हेन आई नॉट इक्वल टू जे, और ए आई जे बराबर वन व्हेन आई इक्वल टू जे। तो ये लिखे पड़े हैं आपके पास तीन की ऑर्डर वाले आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स को डिनोट किससे करते हैं, आई से, और उसके नीचे लिखते हैं एन, एन होता है उसका ऑर्डर। जैसे कि अब मेरे पास ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, अब आप बोलोगे सर इसमें जीरो तो है नहीं। देखो जीरो मतलब नहीं, डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, ए वन वन, ए टू टू, ए थ्री थ्री। तो इसमें एलिमेंट जो आएगा फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम में, तो ए वन वन बनेगा। तो ए वन वन मतलब कितना आएगा, वन आएगा। तो ये अपने आप में आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर कितना है, वन। इसका कितना आ जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर टू, और ये आ जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर थ्री, ठीक है। आगे बात समझ में। तो ये हो गया हमारा, ठीक है।
तो आज का सेशन हम यही ख़त्म करते हैं। हमारा जो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है कंप्लीट हो गया। अब आगे जो हम पढ़ेंगे इसके अंदर हम पढ़ेंगे इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे, अलजेब्रा पढ़ेंगे। तो पूरा रिवाइज कर लो अच्छे से, बेसिक बेसिक क्वेश्चन बन जाते हैं इन चीज़ों से, जो बच्चे सोचते हैं कि ये तो बिल्कुल आसान है, ऐसे मिक्स करके क्वेश्चन बन जाते हैं जो कि आज हमने देखे। तो ठीक है, नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।